तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी इतना कर पाए और जनता ने इस तरह से वोट दिया। मुझे तो लगता था कि जनता को जिस ढंग से बांट दिया गया हिंदू मुसलमान में, उसमें उसको वापस स्थिति में लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब रिजल्ट देख के लगता है कि हालत उतनी खराब नहीं थी जितनी लग रही थी। और अगर सब लोगों ने वोट दिया है बीजेपी के खिलाफ, तो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स की तो हार है ही है। बीजेपी के जो परिवार है उनका पूरा, और जो संघ परिवार है बेसिकली, उसको ये बताया गया है कि किसी को भी अनियंत्रित छोड़ दिया जाएगा तो वो कभी अच्छा नहीं होगा और कभी पसंद नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसको लोगों को समझना चाहिए। और बीजेपी के लोग ही क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स पे खूब बात की है, लेकिन वो बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स पे किसी ने कभी कोई बात नहीं की, ना मीडिया ने ना बीजेपी वालों ने। तो ऐसे में बहुत मुश्किल था कि राहुल गांधी कुछ कर पाते। सब तरफ से राहुल गांधी को डैमेज किया गया, उनके साथ देने वाले लोग नहीं है, उनके साथ देने वाले लोग भाग छोड़ के भाग गए, उन लोगों को खरीद लिया गया, उन लोगों को डराया धमकाया गया। उसके बावजूद राहुल गांधी लगभग अकेले, अगर सिंधिया उनको छोड़कर जा सकते हैं और सचिन पायलट उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी का साथी और कौन हो सकता है? इस देश में कौन हो सकता है? राहुल गांधी के साथ के जो लोग होंगे वही होंगे। और ये दो लोग अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं और इनको बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया है किसी भी तरह से और वो चले गए हैं, तो राहुल गांधी तो अकेले बच गए थे और दूसरा कोई था नहीं जो मोदी जी को हेड ऑन ले सकता। तो राहुल गांधी तो बहुत कमजोर कर दिए गए थे, उसके बावजूद राहुल गांधी ने ये सब किया और कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इससे काफी बदलाव आएगा और बीजेपी की पॉलिटिक्स में भी बदलाव आएगा और वो देखने लायक होगा, क्योंकि हम लोगों का बहुत स्टेक में नहीं है कुछ, तो इसलिए हम लोग उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। मैं तो रादर एंजॉय ही करता हूं, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन इस बहाने अगर आम जनता का कुछ भला हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो आम जनता को इन लोगों ने बर्बाद करके छोड़ दिया था, छोटे व्यवसायी जीएसटी से और छोटा जो भी कोई काम करता है उसको एनजीओ वगैरह चलाने वालों को इन लोगों ने बर्बाद करके छोड़ दिया है। ये अब शायद कुछ स्थिति सुधरे और ये अगर समझे तो कुछ लोगों को राहत दे और वो दिखने लगा है, जैसे आपने बताया अभी कुश्ती महासंघ वाला, और सिर्फ कुश्ती वाले मामला ही नहीं है, समीर वानखेड़े को भी के खिलाफ भी सीबीआई ने केस शुरू किया है। समीर वानखेड़े का मामला बहुत क्लियर है कि जब उसको आर्यन को अरेस्ट किया गया था तभी कहा जा रहा था कि कोई मामले में दम नहीं है वगैरह वगैरह, और उसको इतना परेशान किया गया। अगर अब कहा जा रहा है कि उससे पैसे लिए जाने थे तो 25 दिन उसको जमानत कैसे नहीं मिली जबकि केस में दम ही नहीं था? तो जाहिर है कि वो सिर्फ समीर वानखेड़े का काम नहीं था, जाहिर है उसमें और भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। और अब अगर समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो उसका मतलब यही है कि हारने के बाद सब कुछ समझ में आ रहा है और स्थितियों को ठीक करने की कोशिश शायद शुरू हो गई है। मुमकिन है यही हो, वो कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जीत का मतलब तो बहुत ज्यादा है और वो आगे देखने में इंटरेस्टिंग भी होगा और शायद पॉजिटिव भी हो। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विपक्ष मजबूत हो तो ऐसे भी पॉलिटिक्स जो है देश का जो डेमोक्रेसी है उसमें मजबूती आती है और इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती की तरफ बढ़ते हुए पिछले चुनाव में 2 चुनाव हमने देखा, गुजरात का चुनाव और हिमाचल प्रदेश का चुनाव। छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार कांग्रेस के खाते में आई और उसके बाद अभी ये चुनाव, और इस चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वहाँ यानी कर्नाटक में अब जीत का परचम लहरा रही है। इस बीच कांग्रेस की जीत को लेकर के अलग अलग बधाइयाँ कांग्रेस के लिए दी जा रही हैं, अलग अलग। ये पहली मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पार्टी किसी राज्य में जीते और बधाइयों का तांता लग जाए, बहुत कम होता है। ठीक है, आप जीते, आप कोई जीता कोई हारा, लेकिन क्या ज़रूरत है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो बधाई दे रही हैं? क्या ज़रूरत है कि अखिलेश यादव बधाई दे रहे हैं? क्या ज़रूरत है कि ममता बनर्जी जो हैं वो बधाई दे रही हैं? ममता बनर्जी ने ट्वीट करके बधाई देते हुए क्या कुछ लिखा है ज़रा आपको हम बताता हूँ। ममता बनर्जी कह रही हैं कि परिवर्तन के पक्ष में निर्णायक जनादेश के लिए कर्नाटक के लोगों को मेरा सलाम। क्रूर अधिनायकवादी और बहुसंख्यवादी राजनीति परास्त है। जब लोग बहुलता और लोकतांत्रिक ताकतों को जीतना चाहते हैं तो थोपी हुई रणनीति उन्हें दबा नहीं सकती। केंद्र की थोपी हुई रणनीति और राजनीति उन्हें दबा नहीं सकती। ये आने वाले कल के लिए सबक है। बहुत बड़ी बात यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं
कांग्रेस पार्टी को बधाई दे रही हैं और साथ में कर्नाटक के लोगों को बधाई दे रही हैं। अधिनायकवादी और क्रूर अधिनायकवादी और बहुसंख्यवादी की जो राजनीति है वो परास्त है कर्नाटक में, ये बात कहते हुए बहुत बड़ी बात यहाँ रख रही हैं ममता बनर्जी। और यहीं से आगे बढ़ना चाहेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाना आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप देखते हैं अलग अलग नेता बधाइयाँ दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? बहुत बड़ी बात तो है नहीं ऐसे देखा जाए तो, एक राज्य आप जीत लिए, जीते तो थे आप हिमाचल प्रदेश भी, तब इतनी बधाइयां नहीं थी, लेकिन ये राज्य जीतने के बाद इतनी बधाई क्यों? कुछ तो मायने रखता होगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। निश्चित रूप से ये जो चुनाव था इसका इंतजार बहुत सारे विपक्षी दल कर रहे थे। वो पहले से चाहते तो थे, बहुत सारे विपक्षी एकता के प्रयास जो है अलग अलग स्तरों पे चल रहे थे, हो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें दो सवाल ये थे कि नेतृत्व इसका कौन करे और इस विपक्षी एकता में कांग्रेस की भूमिका क्या हो। ये एक ऐसे दो सवाल थे जिससे सभी लोगों को एक तरह से रोक के रखा हुआ था कि वो आगे ना बढ़े। लेकिन आप याद कीजिए, ये मुद्दा जो है पीछे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से भी शुरू हो गया था। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की 7 सितंबर मेरे ख्याल से, अगर याद सही तो 7 सितंबर 2022 से जब शुरू की, तो उस समय भी ये था कि बहुत सारे इश्यूज उस यात्रा के दौरान आ रहे थे। उसमें बेरोजगारी की बात थी, हालांकि शुरुआत उसके नफरत के खिलाफ मोहब्बत वाली बात थी, लेकिन रास्ते में बहुत सारे इश्यूज आते गए जिसको लगातार वो डील करते गए राहुल गांधी। जनता उनके पास पहुंची, जनता ने अप्रोच की, बताया। इस बीच ये मुद्दा भी आता गया और लोगों को ये लगा कि जिस दिन ये यात्रा कंप्लीट होगी, ये बहुत प्रारंभिक चरण में ही स्पष्ट हो गया था कि जब तक ये 5 महीने की यात्रा 3,500 किलोमीटर से अधिक यात्रा जब कंप्लीट होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इन दोनों का कद बहुत बड़ा हो चुका रहेगा। ये बात हम लोग भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग इसको मान के चल रहे थे। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया में उसका इंपॉर्टेंस नहीं किया जा रहा था। आप याद कीजिए कि जिस दिन ये यात्रा निकली उसी दिन गोवा में कांग्रेस के 2 विधायकों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने टॉन्ट किया था कि पहले कांग्रेस को तो जोड़ लीजिए, उसके बाद आप भारत जोड़ने के लिए जाइए, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें थी। कई लोगों ने कहा कि भारत टूटा ही कहाँ है जिसको जोड़ने के लिए निकले हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, उस यात्रा के बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई और इनके जो आगे की जो यात्रा है राहुल गांधी की, वो जब चलने लगी तो लोगों को एक तरह से ये लगा कि अब जो है एक केंद्रीय नेतृत्व जो है विपक्षी एकता के बीच का एक उभर रहा है और एक व्यक्ति भी उभर रहा है, और वो है राहुल गांधी। अब ये अलग बात है कि उस समय तक ये तय नहीं हुआ था कि कांग्रेस का इस बीच चुनाव भी आ जाएगा और अध्यक्ष का जो पद है वो गांधी परिवार से बाहर निकलकर ऐसे व्यक्ति के पास चला जाएगा जो समझिए कि कांग्रेस के तुरुप का पत्ता साबित हो गया वो। और संयोग से ये भी हुआ कि कर्नाटक के चुनाव आ गए और कर्नाटक के चुनाव में देखिए कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मान दिया गया। उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत की, आज प्रियंका गांधी के जब शब्द थे, देखिए उन्होंने कितने इस शब्दों में कहा कि परम आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष है, उसको ऐसा करके उन्होंने संबोधित किया। और इस पूरे कैंपेन के दौरान हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में नेतृत्व सौंपा गया और बाकी राहुल, प्रियंका ये सब उनके पीछे चले, स्थानीय नेतृत्व को किया गया। तो विपक्षी दलों को अब ये स्पष्ट होने लग गया है कि ये अकेले हमारे बस की बात नहीं है कि हम बीजेपी का और मोदी का मुकाबला कर सके। हमें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए और कोई ना कोई पार्टी चाहिए। नीतीश कुमार ने पहले से संकेत दे दिए थे कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले आई लव यू बोले, आप हमें बुलाइए, और उन्होंने हलचल भी शुरू की, उन लोगों के पास गए। तो विपक्षी एकता जो है धीरे धीरे एक स्वरूप, संगठित स्वरूप जो है वो प्राप्त करती जा रही थी। अब जो है ये जो ट्वीट है खुले मन से जो भेजे गए हैं, आप याद कीजिए कुछ दिनों पहले अखिलेश ने जो एक ट्वीट किया था वो तो बड़ा विरोधी किस्म का था। उन्होंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है तो आज आप क्यों कांग्रेस को बधाई दे रहे हैं? आज स्पष्ट हो गया कि अब उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस ही जो है इसका नेतृत्व कर सकती है। तो विपक्षी एकता का एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये होगा। अब इसमें देखना है उस खेमे में कौन कौन आएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि खेमा जो है बड़ा स्वरूप अख्तियार करेगा और वही जो है बड़ा डर है। अब जो हम ये भी कह रहे हैं कि एक और यात्रा अभी अपेक्षित है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर ये एक यात्रा और निकलेगी।
वो यात्रा जो है बचे खुचे उन सारे राज्यों को कवर कर लेगी जहां पर आगे आने वाले समय में चुनाव है, या ओवरऑल पूरे भारत को इस भारत जोड़ो यात्रा से कवर कर लिया जाएगा। अब जो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 निकलेगा, राजीव जी आप देखिए उसपे जो रिस्पॉन्स होगा वो अभूतपूर्व होगा, इससे भी कहीं बढ़कर होगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस के खाते में कर्नाटक जैसी राज्य की जीत दर्ज हो गई है और अब पूरा देश जो है वो इस अपेक्षा से कांग्रेस की ओर और राहुल गांधी की ओर देख रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसका नेतृत्व आप करें, आप एक बड़ा गठबंधन बनाएं। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस तय करेगी गठबंधन में कौन रहे कौन न रहे, गठबंधन रहे भी या न रहे, तो ये आगे की बात है। कुल जमा एक सकारात्मक, और लोगों ने जो अभी महबूबा मुफ्ती ने बहुत अच्छी बात कही कि एक रोशनी जो है, एक किरण जो है दिखाई दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में ये जो मुल्क है उसमें इन चीजों से छुटकारा मिलेगा, ऐसे फिरका परस्तों से भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस की ओर बहुत उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है और जनता भी देख रही है। ऐसा नहीं कि केवल विपक्षी दल ही देख रहे हैं, कांग्रेस जनता को भी बहुत उम्मीद हो गई है। वे सारे लोग जो प्रताड़ित है, जो जेलों में है, बहुत सारे पत्रकार, बहुत अभी संजय जी बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों का क्या बिगाड़ लेंगे मोदी अब सरकार, तो ऐसा नहीं है। सरकार की क्षमता पे आप बिल्कुल शक मत कीजिए, वो आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, आपको तंग कर सकती है, आपका दमन कर सकती है। ऐसे हमें किसी की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मोदी में अभूतपूर्व ताकत है, उन लोगों को भी पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया गया। अब आप देखिए मन की बात जिन्होंने नहीं सुनी, 100 रुपया उन 60 छात्राओं पे उन्होंने फाइन कर दिया गया, जुर्माना कर दिया गया। तो ऐसी बहुत ताकत है। हाँ, अब इसके बाद मोदी का अपना व्यवहार संयमित हो सकता है अगर उनमें थोड़ी भी समझदारी होगी तो। राजीव जी जी, बहुत बड़ी बात आप आखिरी लाइन कह रहे हैं कि थोड़ी सी समझदारी, अगर थोड़ी भी समझदारी होगी तो। लेकिन बात यहाँ यही है कि बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर और अपने अंदाज में अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन कर्नाटक का चुनाव, इससे पहले हिमाचल प्रदेश का चुनाव, हिमाचल प्रदेश में भी अपने एक बागी नेता से बात करते हुए सुने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कर्नाटक में भी अपने ही एक नेता ईश्वरप्पा से बात करते हुए सुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पूरा चुनाव अपने इर्द गिर्द, यानी कि मोदी सेंट्रिक चुनाव में मोदी की हार, क्या ये माना जाए? अमरिंदर उपाध्याय जी, सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि अब जो दूसरे नेता हैं, दूसरे दलों के नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बधाई दे रहे हैं। यानी यहाँ से कांग्रेस के प्रति एक अलग तरह का लगाव दिखाई दे रहा है। आएंगे अगले राउंड में, थोड़ा सा पहले मोदी सेंट्रिक हम बात कर ले, अगले राउंड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी, ये तमाम नेता जो बात कह रहे हैं, क्या बहुत जल्दी जो पटना में मीटिंग होने जा रही है विपक्षी दलों की, वहाँ एक दूसरी तस्वीर देखने को मिलेगी? उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चर्चा मोदी मैजिक की, मोदी सेंट्रिक चुनाव की और उसमें मोदी की हार की। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। और अब तस्वीर आपके सामने है, 136 सीटें आईएनसी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 65 जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई। 65 में से 60 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और 130 सीटें कांग्रेस जीत चुकी हैं। जेडीएस 19 की 19 सीटें जीत चुकी। अदर्स के खाते में जो 4 सीटें हैं, अदर्स भी 4 की 4 सीटें जीत चुके हैं, जो अन्य दल हैं। लेकिन आना चाहता हूं अमरिंदर उपाध्याय जी इसी सवाल के साथ कि क्या ये मोदी सेंट्रिक चुनाव लड़के बीजेपी ने यहाँ खुद का नुकसान कर लिया? अब राजीव जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, उसका मतलब ही ये है कि मोदी मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी। तो अब हार तो जो है ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही है। और प्रधानमंत्री अब इसको स्वीकार करें या ना करें, नड्डा जी के गले डाल दें, चाहे किसी और के गले डाल दें, वहाँ के उनके कौन प्रदेश अध्यक्ष हैं चाहे उनके गले डाल दें, किसी के गले भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हार जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा मन दिखाते हुए इस हार को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना चाहिए कि वो चुनाव हार गए हैं और उनकी ये हार हुई है। लेकिन लगता नहीं है, जैसा कि दीपक जी कह रहे थे कि अगर उनमें समझदारी होगी, हालांकि समझदारी की प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री समझदार नहीं है, समझदार हैं, इसीलिए इस हार को जो है वो अपने गले नहीं मढ़ेंगे।
दूसरों के गले ही डालेंगे, नड्डा जी के गले डालेंगे, चाहे मुंबई जी के गले डालेंगे, किसी के भी गले डाल सकते हैं, लेकिन स्वयं इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिला के राजीव जी जो बात है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जितने भी दांव थे जो उन्होंने चले थे वहाँ, वो सब जो थे वो हार गए। और मुझे लगता है कि गालियाँ गिनने में भी जो है उनसे काफ़ी गलतियाँ हुई। वो 91 गालियाँ जो उन्होंने गिनी थी उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, वरना वो गालियों के परिणाम तो मिलने चाहिए थे, चूँकि वो तो गालियाँ खाते रहते हैं, जैसा उनका स्वयं का कहना है कि दिन में 2-3 किलो गाली वो रोज़ खाते हैं। तो इसका मतलब जो उन्होंने मुंशी रखा था गालियाँ गिनने के लिए, उसने काम जो था अपना ठीक से नहीं किया, और ठीक सा काम जो है उनके सारे मुंशियों ने नहीं किया, वरना इतने बुरे हालात जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ होने नहीं चाहिए थे। खासतौर से तब जब आखिरी समय में प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी, बजरंगबली को भी बीच में चुनाव मैदान में घसीट करके ले आए ज़बरदस्ती। बजरंगबली का जबकि कोई मतलब नहीं था, वो तो बेचारे भगवान हैं, अपने मंदिर में अपना काम कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री उनको खींच करके ले आए चुनाव मैदान में। तो अब उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है, मतलब कुपित हुए हैं बजरंगबली, ये भी सब चीज़ें सामने आ ही रही हैं। हिंदू बहुत नाराज़ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि किस तरीके से आपने बजरंग दल को जो बजरंगबली के बराबर रख दिया। तो ये सब मिलाकर के राजीव जी जो है, और ख़ासतौर से जो बात है जो कर्नाटक में जो ज़्यादा बड़ी गलती मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कर गए, उन्होंने शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को अंडर एस्टिमेट जो है मुझे लगता है वो कर्नाटक में कर लिया जी। और वो ये बात भूल गए थे कि आप जब कर्नाटक में जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो जब आपको जो है वो गुजरात अस्मिता का प्रतीक बताया जा रहा है, तो खड़गे जी को भी जो है वहाँ कर्नाटक अस्मिता का प्रतीक बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि खड़गे जी भी वहाँ जो थे कर्नाटक अस्मिता के प्रतीक बन गए। और उसके बाद जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से छोड़ा नहीं अपनी लीग को, कि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो लगातार सवाल करते रहे 40% की सरकार का, उनसे प्रधानमंत्री से ये भी पूछते रहे कि भाई आपके स्थानीय नेता कहाँ हैं, आप कभी येदियुरप्पा जी का ही नाम ले लीजिए, कभी मुंबई जी का ही नाम ले लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी नाम लिया ही नहीं। तो सब मिला करके ये पूरी जो चुनाव था ये प्रधानमंत्री सेंट्रिक था, मोदी जी के इर्द गिर्द था। और जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि भाई ये मोदी जी का सारी दुनिया में सम्मान होता है, अब क्या किया जाएगा, मतलब मोदी जी अमित शाह जी ने तो ये भी कहा था कि भाई आशीर्वाद नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री का अगर सरकार नहीं बनेगी। तो अब ये आशीर्वाद किस तरीके से वापस लिया जाएगा कर्नाटक की जनता से, चूँकि प्रधानमंत्री ने कहा था आप वीडियो संदेश जारी करके कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कर्नाटक की जनता से, तो वो किस तरीके से वापस लिया जाएगा, अब ये आगे देखने वाला जो है वो समय राजीव जी आएगा, तब देखा जाएगा कि किस तरीके से आशीर्वाद वापस लिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये आशीर्वाद की बातें खैर अलग की हैं। प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पे अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी विनम्र भाव के साथ जनादेश को मानते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर इस हार की जिम्मेदारी डालनी चाहिए। राजीव जी हार तो स्वीकार कर ही लिए, लेकिन जो जिम्मेदारी सौंपने की बात आप कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर सौंपनी चाहिए कि उनके कारण बीजेपी हारी है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये खैर उनका अंदरूनी मामला है, माने ना माने, लेकिन जनता ये ज़रूर मान रही है। और हम विश्लेषक यहाँ बैठ कर के ये ज़रूर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये हार बीजेपी की हार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ हैं, और तमाम साथी आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप जो हमारे दर्शक, हमारे साथी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, सुबह 6 बजे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी एक बार इस शाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। जिनके चेहरे पर खुशी है उनकी खुशियों के साथ, और जिनके चेहरे पर गम है उनके गम के साथ भी हर तरह से हम आपके साथ हैं। इस कार्यक्रम को आप तक पेश कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। खुशी कांग्रेस के चाहने वाले लोगों के चेहरे पर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पे ज़रूर देखी जा सकती है। और इस रिजल्ट के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देश की राजनीति बदलने वाली है या देश की राजनीति बदल गई है। और इस जीत, कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका अगर राहुल गांधी की पदयात्रा की मानी जाए, तो क्या बीजेपी की हार में सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी जाएगी? ये भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए सीधे आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास, किस रूप में, अब चूंकि रिजल्ट सब कुछ सामने है, 136 छोटी मोटी जीत नहीं है, ये बड़ी जीत है। 1999 के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 1999 में 132 सीटें थी, इस बार 136 सीटें जीतती हुई, इसमें से 130 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है अभी तक चुनाव आयोग के आंकड़े के हिसाब से, और 43% मत प्राप्त हो चुका है। किस रूप में देखा जाए, राहुल गांधी की आंधी में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए?
देखिए, ये तो उस दिन तय हो गया था राजीव जी की, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रवेश किया था भारत जोड़ो यात्रा के समय, और 24 दिन बिताए थे। आप अगर पूरी पट्टी का देखें, वो जिस पट्टी से गुजरे थे राहुल गांधी कर्नाटक में, उस पूरी पट्टी में उनका भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। अगर कोई भारत यात्रा कर लेंगे राहुल गांधी 2024 के पहले, और कांग्रेस के बड़े नेता देश में घूम लेंगे 2024 को के पहले, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सिरे से प्रियंका गांधी चल रही हैं, दूसरे से राहुल गांधी चल रहे हैं, तीसरे से खड़गे चल रहे हैं, तो इस देश में किस तरह की राजनीति बनेगी। और इस बात को कोई रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो भी सकता है। मैं जो एक बात बार बार कही जा रही है कि मोदी को नरेंद्र मोदी को इस हार को स्वीकार करना चाहिए। हार स्वीकार करके मोदी को क्या करना चाहिए? हम नरेंद्र मोदी से अटल बिहारी वाजपेयी बनने की उम्मीद कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार गए थे, उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आप हिमाचल देखें, पंजाब देखें, कर्नाटक देखें, लोकसभा के उपचुनाव देखें, जितने भी उपचुनाव हैं वो देखें, हार रही है। सुझाव तो हम ये दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को अटल जी बनने के लिए इतिहास में वो इस समय अपनी प्रसिद्धि के चरम उत्कर्ष पर हैं, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आजाद कर देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 2019 में आपको याद है कि नहीं, मुझे तो याद है, लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिए जिसको राहुल जी ने संबोधित किया था। सार्वजनिक रूप से उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जयप्रकाश नड्डा के नेतृत्व में उनके ही राज्य में पार्टी हार गई, हिमाचल में। कर्नाटक में आपने देखा कितनी बुरी हार हुई है, जहां नड्डा जी ने इतना प्रचार किया। वो चाहते तो सबसे पहला काम इस्तीफा देने का करते हैं। वैसे भी उनका कार्यकाल शायद जनवरी तक का ही है। आप भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस बनने की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस का इतिहास 138 साल पुराना है और बहुत संघर्षों में से निकल के कांग्रेस पार्टी बनी है आज जिस हालत में है। हम ये नहीं जानते कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब भारतीय जनता पार्टी क्या बनेगी, क्या रहेगी। देखिए राजीव जी, मैं चूंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए रिवाइवल का एक मौका मानता हूं। कांग्रेस का रिवाइवल तो हो चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी के रिवाइवल का अवसर है।
नरेंद्र मोदी चाहें तो कर्नाटक की हार को भारतीय जनता पार्टी की जीत में बदल सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आजाद कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी किसी खड़गे को पैदा कर सकते हैं, किसी शिव कुमार को पैदा कर सकते हैं, किसी सिद्धारमैया को पैदा कर सकते हैं। मुझे जो डर है, मैं जो देख रहा हूं कि अगर मोदी जी चाहें तो भी अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय कम है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, जहां के चुनाव होने जा रहे हैं, मैं मिजोरम की बात नहीं कर रहा हूं। मोदी जी ने अपने आप को पार्टी से बहुत बड़ा कर लिया है और इन राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को उन्होंने स्थापित ही नहीं होने दिया। आप अगर किसी संवाददाता को भेजकर पता करें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या हालत है, नंद कुमार साय जैसा आदमी जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष था और पिछले 60-50 सालों से जो राजनीति कर रहा है, आदिवासी नेता है पूरे छत्तीसगढ़ का, ये दीपक जी बता सकते हैं नंद कुमार साय के बारे में। उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में क्यों आना पड़ा? मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी बहुत ही स्थापित नाम है, मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के, संघ के, आरएसएस के स्थापित नेताओं में रहे हैं। उनका बेटा दीपक जोशी पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हो गया। इस समय जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नए किस्म की बेचैनी उभर सकती है और वो बेचैनी जो है वो कार्यकर्ताओं के स्तर पर जो नाराज हैं, बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी में लोग, ये जो कांग्रेस से डिफेक्ट करके लाए हुए हैं लोग और जो बरसों से दरी चादर बिछा रहे थे, उनके ऊपर जिन लोगों को बिठाया गया उनसे नाराजगी है। तो ये जो कर्नाटक का परिणाम है वो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी है संगठन में कि आपके पास नेता बहुत है, कार्यकर्ता नहीं है। तो मैं अभी तो इतना कहता हूं, बाद में आप जब कहेंगे तब और अपने विचार व्यक्त कर दूंगा। और कांग्रेस बनाम बीजेपी, और बीजेपी कहाँ, कांग्रेस कहाँ, और इस चुनाव के क्या मायने हैं वो समझने की हम कोशिश कर रहे थे अभी श्रवण गर्ग साहब के जरिए। सीधा आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास, आपसे भी समझना चाहता हूँ क्या देखा जाए, किस रूप में देखा जाए इस चुनाव में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार, या ये कहा जाए कि मोदी जी की हार है। जो देख करके हम लोग आए ग्राउंड जीरो से, उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी नहीं बल्कि मोदी जी की हार है। लेकिन यहां दिल्ली बैठ करके आप क्या देख रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी। अब बीजेपी और मोदी जी में कोई फर्क तो है नहीं, तो आप ये दोनों बातें अलग अलग करने का कोई माने नहीं है। और गर्ग साहब ने तो हाई स्कूल के विद्यार्थी के सामने एमए का प्रश्न पत्र रख दिया। अब ये अगर कह रहे हैं कि मोदी जी को बीजेपी को मुक्त कर देना चाहिए, अरे इतना बड़ा सवाल गर्ग साहब, मतलब अब ये मैंने आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस हैं ये सब। लेकिन अब वो है कि गर्ग साहब ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के प्रिंसिपल हैं, तो इनको पता है कि क्या इस स्थिति में हम लोग क्या सोच सकते हैं। मोदी जी जैसे व्यक्ति से यह उम्मीद करना, हालांकि बहुत सही बात कही है गर्ग साहब ने, अगर आप राजनीतिज्ञ न होकर के राजनेता होते तो बिल्कुल मैं
गर्ग साहब के साथ में खड़ा हूं, यही होनी चाहिए थी। और यह जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने, हालांकि उनकी कार्यशैली में शामिल है कि जिस राज्य में जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी उनको ही अपना चेहरा बनाती है। तमाम तरह के नेता लोग भी ये कहते रहे कि मोदी जी का नाम वोट दीजिए, मोदी जी खुद भी कहते हैं आप उम्मीदवार मत देखिए, हमको देखिए। तो ये तो निश्चित रूप से मोदी जी ही चेहरा बन गए थे कर्नाटक के चुनाव में भी। लेकिन जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो भी दक्षिण भारत की राजनीति को जानते हैं, उस सबका ये कहना था कि इन राज्यों में स्थानीय नेताओं की ही अपनी एक पकड़ होती है। स्थानीय नेताओं के प्रति ही वहाँ के लोग अपना एक कनेक्ट महसूस करते हैं। स्थानीय नेता ही, उस राज्य विशेष के ही नेता है, उस भाषा में बात करने वाले नेता ही होते हैं जिनसे जनता जुड़ पाती है और वो जनता को अपने दल विशेष के प्रति आकर्षित कर पाते हैं। ये आज से नहीं, पुराने समय से चला आ रहा है। यह अब ये तो नेतृत्व की बात है जी, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के मोदी जी ने राजनीति करनी मैंने राजनीति की धारा को मोड़ने का प्रयास किया कर्नाटक में, उन सभी मुद्दों को कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, चाहे कर्नाटक का स्थानीय नागरिक और या चाहे कर्नाटक को बाहर से देख रहे सभी लोग, या जो लोग कर्नाटक को जानते हैं। सवाल है कि अगर वहां का किसान अपने कृषि उपज की कीमत से परेशान है, अगर वह अपनी कृषि लागत को कम नहीं कर पा रहा है, उसको बढ़ी हुई कीमतों पर खाद और पानी मिल रहा है या बीज मिल रहे हैं, तो वह आपके हिंदुत्व के एजेंडे पर क्यों चला जाएगा? वह आपके बजरंग बली के नारे को क्यों स्वीकार कर लेगा? अगर वहां के स्थानीय नागरिकों का बजट पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बढ़ने से बढ़ गया है, गैस सिलेंडर की कीमतों के बढ़ने से उनके रोज का जो रहन सहन है उसकी कीमत बढ़ गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में उसको अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि उसकी क्वालिटी लाइफ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अगर कर्नाटक लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, या जो कर्नाटक पुलिस रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, उनको आप एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, और युवाओं का भविष्य धर्म है, रोजगार के संकट बने हुए हैं, तो क्यों आपको कोई स्वीकार कर लेगा? और किसी भी राज्य में, मतलब जिन राज्यों में लोग मोदी जी को मानते हैं उनके अलावा भी, उनके सहित मैं ये मानता हूं कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति हो, वह प्रधानमंत्री से सकारात्मक बातें सुनना चाहता है। सकारात्मक मतलब उनके जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनके जीवन में जो सुधार की चीजें हैं, उनसे वो सुनना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए सरकार कर क्या रही है, सरकार का योगदान क्या है, सरकार उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाओं और नीतियों पर कार्य कर रही है। वह यह नहीं सुनना चाहते कि बजरंग दल का नाम कोई ले ले तो आप बजरंग बली का नाम लेके चलना शुरू कर दें। आप विपक्ष के नेता नहीं हैं, आप एक कुछ पार्टी के नेता नहीं हैं जो किसी आंदोलन करने के लिए खड़ी है। आप सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, देश का नेतृत्व आपके हाथ में है और देश के लोग आपकी तरफ देखते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, न कि विषय को विषयांतर करने के हिसाब से चीजों को देखते हैं। तो ये स्थिति थी प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं थी। और बिल्कुल गर्ग साहब ने जो बात कही कि स्थानीय नेतृत्व आपने बढ़ने नहीं दिया, वो हर राज्य में स्थिति हुई है। अगर आप किसी राज्य, गुजरात में याद देखिए ना, गुजरात में 27 साल से 28 साल से आप सत्ता में हैं, किसी गुजरात के नेता का नाम याद नहीं है। झटके में कोई पूछ दे हमसे कि मुख्यमंत्री वहां कौन है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, किताब देखनी पड़ेगी या गूगल से पूछना पड़ेगा। तो आप अपने संगठन और नेतृत्व को आपने इतना बौना बना दिया। वो स्थिति मान लीजिए कर्नाटक में आप हैं, अरे गुजरात में आपका नाम है, अमित शाह साहब का नाम है, लोग आपके नाम पर अभी आपके पार्टी से लगे हुए हैं, लेकिन ये स्थिति अन्य राज्यों में तो नहीं है। अन्य राज्य में कोई अगर उस व्यक्ति को अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है, अपनी जरूरतें उसको देखनी है, अगर वो अपने गेहूं को या अपने धान को या अपनी उपज को बेहतर तरीके से विक्रय केंद्रों पर नहीं बेच पा रहा है, तो अपनी बात तो किसान कहाँ किससे कहने जाएगा? क्या अमित शाह साहब से कहने जाएगा? प्रधानमंत्री जी उसको मिलेंगे कहीं बताने के लिए कि साहब हमारा क्रय केंद्र नहीं खुल रहा है, इसके लिए हम क्या करूं? 4 दिन से मैं अपना बैलगाड़ी या ट्रैक्टर लेके खड़ा हूं, वहां पर मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, या मेरे इलाके में सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो किससे बात करेगा? तो अगर आप स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय संगठन नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि लोग आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा जिन मुद्दों को वहां के लोगों ने उठाया, आप नारा लगाते रहे कि साहब भ्रष्टाचार के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस है, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी आपको हाथ लेगा। कौन सा व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार चाहता है? जो घूस देता है या घूस लेता है वो भी भ्रष्टाचार नहीं चाहता। लेकिन कहते तो आप ये रहे कि 0 टॉलरेंस है, और करते ये रहे कि जितने बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं उनको आप संरक्षण देते रहे, या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की।
एक जिन सम्मानित मंत्री जी को आपने मंत्रिमंडल से हटाया भ्रष्टाचार के नाम पर, उनको आप फोन करके बात करते हैं, उनसे आप भारतीय जनता पार्टी के विकास में योगदान का आप उनसे उल्लेख करते हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष, उसको आप जेल भिजवा देते हैं। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसके घर तक कोई उसका पुरसा हाल कोई नहीं करता कि पूछे जाके भैया क्यों हो गया ये। तो सवाल यह ना कि आप जो जिन मुद्दों, अच्छा ये मुद्दे जितने थे वहां किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाए, स्थानीय लोगों ने उठाया। अगर आप वहां के किसानों ने जो इतने सालों के संघर्षों के बाद एक अपना दुग्ध फेडरेशन, एक संघ बनाया और नंदिनी उसको नाम दिया, बड़े पैमाने पर लोगों के आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने की कोशिश किया, उस व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय आपने उसमें सेध लगाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, उनको कमजोर करने की कोशिश कर दी। तो प्रश्न है ना, तो ना आपने वहां के जो लाल मिर्च के उत्पादक है या सुपारी के उत्पादक है, उनको मजबूत करने के बजाय, उनको बेहतर विपणन व्यवस्था देने के बजाय आपने एक अनावश्यक तरह की चुनौतियां पैदा कर दी। सवाल है कि जब आप महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, शिक्षा से और स्वास्थ्य के बढ़ती हुई कीमतों से लोग त्रस्त हैं, तो क्यों कोई आपके साथ जाएगा? और अगर आप इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कर्नाटक ही नहीं, देश के किसी राज्य में आपको समर्थन नहीं मिलने वाला। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है कि कांग्रेस अगर संगठित और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी तो हर राज्य में इसके सामने चुनौतियां, भारतीय जनता पार्टी के सामने जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं है, और यही चुनौतियां हर राज्य में होंगी। इस कर्नाटक के चुनाव से बड़े पैमाने पर संदेश गया कि कम से कम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलने वाली है, जन सरोकारों के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने की जो कोशिशें हैं वो नहीं चलने वाले हैं, और सरकार की विफलताओं के प्रति लोग एकदम बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दत्तचित्त होकर के उनके ऊपर निगाह रखे हुए हैं कि ये हालात बनने वाले नहीं है। तो गोया कि जो जिन मुद्दों का आप अपने देश का गृह मंत्री कहे कि अगर आपने कर्नाटक में कांग्रेस को जिता दिया तो यहां दंगे हो जाएंगे। अरे यह कोई विपक्ष का नेता का है जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको यह पता है कि साहब कांग्रेस के लोग दंगा कराने के लिए साजिश में लगे हुए हैं तो उनको जेल भेज दीजिए। आप ना, आप भाषण देने के लिए थोड़े हैं, आप कार्रवाई करने के लिए हैं। और अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो कोई आदमी क्यों आपकी बात को स्वीकार कर लेगा? क्यों कोई आपकी बात को मान लेगा? और जब अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता अपना लगाव नहीं महसूस करेगी। दूसरी चीज ये कि अभी इस कर्नाटक के चुनाव में एक संदेश दिया है कि वह कोई भी दल अगर उसका कोई अगर वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निकटता प्रदर्शित करती हुई दिखाई पड़ेगी, उसके प्रतिबद्ध बताता उसको छोड़ के चले जाएंगे। जेडीएस का जो हश्र किया है लोगों ने, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से वो कालिगा समुदाय के साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए अन्य समुदाय के लोग इस पार्टी को समर्थन देते रहे, बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक वोकालिगा समुदाय के साथ जुड़ करके जेडीएस का समर्थन करता रहा, इन सभी ने छोड़ दिया, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो जनता दल वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो सकता है, उनको समर्थन दे सकता है। वो सब के सब आधार लोगों ने खत्म कर दिए। गोया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है, मुद्दों के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जन समस्याओं के समाधान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार विफल है, उसके वजह से जो मायूस लोग हैं वह एकजुट हो रहे हैं, और इनकी एकजुटता सत्तारूढ़ दल के लिए भारी पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता उतनी बनी रहे। अगर आप 2014 से एक ही बात कहते रहेंगे, एक ही तरह का नारा लगाते रहेंगे, तो उस नारे ने आकर्षण खो दिया है, क्योंकि वो नारे और वह आपकी बातें अब लोगों को कन्विंसिंग, तार्किक नहीं लगती हैं। उन नारों को और उन बातों को लोग जमीन पर उतरता हुआ नहीं देख रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि इस कर्नाटक के चुनाव का परिणाम इसी साल होने वाले जो अन्य विधानसभा के चुनाव है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस उतनी ही मजबूत है, और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रही है, वह इस तरह का संदेश वहां जाएगा। और यह इस विधानसभा चुनाव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के भी दिशा को तय करने की कोशिश की है। जी राजीव जी बिल्कुल। 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा ये विधानसभा चुनाव यानी कर्नाटक का चुनाव जो है वो तय करेगा, और रिजल्ट सामने है। लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है, और 2 सीटें और बची हुई हैं जिसको डिक्लेयर करना बाकी है बीजेपी के लिए, और ऐसे ही 2 सीटें बाकी हैं कांग्रेस के, 4 सीटें कांग्रेस की।
132 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और 63 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी 2 सीटों पर लीड कर रही है जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर लीड कर रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी, क्या ये हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? इस पे चर्चा हम कर रहे हैं। अभी तमाम साथी अपनी अपनी बात रख रहे थे, आपकी बात भी सुनना चाहता हूं और फिर उसके बाद अलग अलग नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे आने वाले समय में देश की राजनीति को किस दिशा में जाते हुए हम देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे इसके बाद। लेकिन पहले आपसे भी ये समझना चाहता हूं, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? क्या राहुल गांधी की आंधी है कर्नाटक में? इसमें कोई शक नहीं राजीव जी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही हार है, क्योंकि वही प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते हुए दिखाए जा रहे थे। इस पूरे गोदी मीडिया ने उन्हीं को सर पे चढ़ाया हुआ था, उन्हीं के इश्तिहार छप रहे थे, उन्हीं के रोड शो चल रहे थे। तो अब चुनाव के नतीजे कुछ अलग आ गए तो अब वही होता है कि हार का तो कोई नाम लेवा नहीं होता, जीत के तमाम माँ बाप होते हैं। लेकिन श्रवण गर्ग जी ने, मैं भी आने से पहले सुन रहा था उनको, श्रवण गर्ग जी ने एकदम एक नई दिशा दी है। मैं उसी तरफ थोड़ा करता हूँ, क्योंकि अब से कोई साल ही बचा है, 12 महीने 11 महीने बचे हैं जब 2024 के चुनाव की प्रक्रिया होगी इसी वक्त, और 7-8 महीने और हैं जबकि पूरा जो उसका बिसात है वो बिछ जाएगी। तो जो आपने कहा कि विपक्षी नेता क्यों बयान दे रहे हैं, इस हार का मतलब क्या, और जो श्रवण जी ने डायरेक्शन दिया है, मैं इन तीनों पे छोटी छोटी बात रखूंगा अपनी। एक तो बीजेपी के सामने एक बड़ी क्राइसिस जमा हो गई है और वो क्राइसिस निरंकुश सत्ता इस तरीके की क्राइसिस क्रिएट करती है। और आप देखिए कि आप बहुत जो एरोगेंट बयान आते हैं, मैं देख रहा हूं कि स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, ये इस सरकार के आर.के. धवन, माखनलाल पोतेदार और विद्याचरण शुक्ला है, और ये बदनाम कर देंगे, बीजेपी को बदनाम कर चुके। तो जनता एक हद तक ही एरोगेंट नेताओं को या एरोगेंस को बर्दाश्त करती है। याद कीजिए कपिल सिब्बल के बयान जब 2011-12 में, याद कीजिए अरुण नेहरू और अरुण सिंह, ये राजीव गांधी के समय, ये जो कोटरी बन जाती है, ये कोटरी नेता की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मोदी जी उस कोटरी में एक सामने दिखने वाली कोटरी, एक अदृश्य कोटरी है, उन दोनों कोटरी के अंदर हैं, वो कैद हो चुके हैं। अब देखिए एक और बात है राजीव जी की यहाँ से एनडीए की मौत हो चुकी है। एनडीए नाम की कोई संस्था बची नहीं है। उसमें अकाली दल था, उसमें शिवसेना थी, उसमें नीतीश कुमार का जेडीयू था, अब कोई नहीं बचा वहां पे। तो एनडीए की मौत हो चुकी है और अब अगली सरकार, चाहे वो बीजेपी के नेतृत्व में बने 2024 में दोबारा या कांग्रेस के नेतृत्व में बने, वो सरकार मिली जुली सरकार ही होगी। अकेले बीजेपी भी अब जो है वो मेजॉरिटी मार्क नहीं पाती, और नरेंद्र मोदी अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की वजह से, और जहां उन्होंने अपने आप को पहुंचा लिया है एक अवतार के रूप में, वो अब एनडीए दोबारा नहीं बना सकते। जो श्रवण गर्ग जी कह रहे थे कि उनसे हम अपेक्षा करें कि वो वाजपेयी बन जाए, तो वाजपेयी जैसा डाइवर्स एनडीए नहीं बना सकते, बल्कि वो अब अनटचेबल हो गए। अब जो पार्टी इनसे मिलेगी वो चुनाव हार जाएगी। जो भी क्षेत्रीय पार्टी अगर बीजेपी के साथ आएगी गठबंधन में या एनडीए में, वो अपना चुनाव हार जाएगी। दूसरा एक कि बीजेपी की दूसरी समस्या क्या है कि देखिए, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ताधारी हो, वो उसको तमाम सारे वर्गों का सपोर्ट चाहिए होता है, और खासकर बुद्धिजीवियों का। अब बीजेपी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो नए समाज के लोग हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कोई बहुत बेशर्म
होगा वही शायद इनके साथ जुड़ा हुआ होगा। बीजेपी के समर्थन करने वाले किसी प्रोफेसर से भी अगर आप बात कर लें तो उसका भी मना स्थिति ये हो गई है कि वो भी ताजमहल को तजो महल ही कहेगा, मंदिर बोलेगा। वो रैशनैलिटी, वो लॉजिक वो छोड़ चुके हैं। और जिनको भी इसमें जरा भी सामाजिक मर्यादा या अपने वैल्यू सिस्टम की थोड़ी सी भी होश होगा, वो इनके साथ जुड़ेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बीजेपी के साथ है कि जो भारत का थिंकिंग मास है, जो सोचने समझने वाला मास है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो इनके साथ अब जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी जो सामाजिक मर्यादा है वो बचेगी नहीं। तो बहुत लुके छुपे ढंग से एक हिस्टोरियन है जो कि आज भी वो इंटरव्यू में उनका देख रहा था, तो वो ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी हार गई लेकिन कांग्रेस जीती नहीं है। तो इतने लुके छुपे ढंग से वो शायद बीजेपी की मदद कर पाए, खुले तौर पे नहीं कह सकते। बहुत सारे पत्रकार और संपादकों को आप जानते हैं कि जो पीछे के रास्ते से तो मदद करते हैं बीजेपी की, सामने से नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी तो इसी समाज में रहना है। तो वो बीजेपी अब वो सामाजिक मर्यादा को बचाए रखने वाली पार्टी भी बची नहीं। मतलब वो मजाक उड़ेगा, कोई भी व्यक्ति जाएगा और हम अपेक्षा करके बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो बीजेपी समर्थित, जो बुद्धिजीवी भी हैं, उनकी स्थिति ये हो गई है राजीव जी कि वो सोना वाले वीडियो का विश्वास मानते हैं। पढ़े लिखे IIT वाले भी लोग, तो वो उस लेवल पे। तो मेरा कहने का मतलब है कोई एक राष्ट्रीय पार्टी अगर थिंकिंग मास से डिटैच हो जाए तो उसके लिए बड़ा संकट होगा। इसके बारे में बीजेपी शायद सोचती नहीं है। RSS लगातार कोशिश करती है अपने आप को अपनी मेन स्ट्रीमिंग करने की, और वो अभी तक उसकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई है। और एक आखिरी बात ये कि जो आपने सवाल पूछा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम सारे लोग तारीफें कर रहे हैं और कांग्रेस को बधाई दे रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा संकेत है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच, एकता बनेगी 2024 के पहले। लेकिन एक मजबूरी है इन लोगों की राजीव जी। अब कांग्रेस बीजेपी से केवल दिख नहीं रही है, उसने एक बड़ी लड़ाई जीत भी ली है। तो जो फीसदी है या 52% है या 60% है, ये अब उसी के साथ जाएगा जो बीजेपी से लड़ता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक में एक ट्रेंड आपने देखा कि माइनॉरिटी वोट पूरा कांग्रेस में चला गया। ये राष्ट्रीय ट्रेंड होगा, और अगर ये राष्ट्रीय ट्रेंड होगा और अगर बंगाल में और उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी वोट अगर कांग्रेस के पास चला गया, ये चिंता है ममता बनर्जी की और अखिलेश यादव की और तमाम ऐसी पार्टियों की। अब इन्हें कांग्रेस के साथ मिल के काम करना पड़ेगा अपनी पार्टियां बचाने के लिए। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, हो सकता है अच्छी ना लगे बहुत से लोगों को, अनपॉपुलर बात है, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये राजनीति है, इसमें ये करना पड़ेगा। और कांग्रेस की स्थिति अब यहाँ पे हो गई है। मैं एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। क्यों थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ केजरीवाल दिल्ली में जीत गए? 2014 में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में लड़ने गए थे चुनाव, आमने सामने। उस वजह से जो एंटी बीजेपी पूरा जो वोट था वो उनके पास कंसोलिडेट हो गया, क्योंकि उनको लगा ये आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई नहीं दी है राजीव जी। जी 209 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही थी कर्नाटक में। केजरीवाल साहब नहीं पहुंचे वहां। पहली दफ़ा ऐसा दिखाई दिया कि कर्नाटक में 209 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी के मुखिया चुनाव प्रचार में नहीं गए। कर्नाटक में एक बार भी नहीं गए। क्यों नहीं गए, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ विजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं और बधाई के पात्र हैं विजय शुक्ला। सर्वे जो हम लोगों ने जो किया था, अभी जो एग्जिट पोल जो अभी आप लोग देख रहे थे
10 तारीख को उस एग्जिट पोल को विजय शुक्ला जी इलेक्ट लाइन के सीईओ हैं और इन्होंने कंडक्ट किया था डीबी लाइव के साथ में। तो विजय जी आपको बधाई। और ये जो प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन यहाँ सामने है स्क्रीन पर, अब रिजल्ट में तब्दील हो चुका है। और अब हम लोग बहुत सारी अलग अलग मुद्दों अलग अलग उस पर बात कर रहे हैं, आने वाली रणनीतियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपसे आपका जो काम है उस पर हम 5-7 मिनट बात करना चाहते हैं, फिर हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी, और इस चर्चा को थोड़ा अब दूसरे डायरेक्शन में भी हम ले जाना चाहते हैं। और जिसमें सबसे बड़ी बात एक और यहाँ रख दूँ, आज बीजेपी यहाँ कर्नाटक में तो हारी ही है, लेकिन 5 अलग अलग, जिसमें से 4 विधानसभा के और 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हुए, और इन 5 उपचुनाव में भी बीजेपी हारी है। मेघालय में बीजेपी को मात्र 40 सीटें मिली हैं, 40 वोट मिले हैं, 40 वोट मात्र मेघालय में। तो ये कुछ तस्वीर है आप सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन कई लोग कहेंगे कि उधर तो बल्ले बल्ले है। नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में तो निकाय चुनाव है, लेकिन मैं यहाँ लेजिस्लेटिव इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जालंधर में पार्लियामेंट्री इलेक्शन जिसको आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है, और उसके अलावा 4 अलग अलग जो उपचुनाव हुए हैं लेजिस्लेटिव के, वो भी बीजेपी लूज कर गई है। बीजेपी के यहाँ से पिछले उपचुनाव भी और इस उपचुनाव में भी और साथ साथ कर्नाटक में भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे फेवरेट स्लोगन था, विजय जी अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन सुनील जी कुछ कह रहे हैं। जी सुनील जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो 2 उपचुनाव थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो 2 उपचुनाव थे, उन दोनों उपचुनावों को भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी अपना दल ने जीता है। हाँ, दूसरी चीज कि आप अगर उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आप चुनाव की बात कीजिए तो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन ये सबसे बड़ी टिप्पणी यह है कि सभी नगर निगमों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम रहा था। दूसरी चीज कि विपक्षी दलों ने, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, अगर आप तीनों को मिलकर के बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इन्होंने कड़ी चुनौती प्रस्तुत की है नगर निगमों में। और नगर पालिकाएं हैं और नगर परिषदें हैं, उन परिषदों में विपक्षी दलों ने जोरदार टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को, एक तरफा नहीं हुआ है। और अब बड़े पैमाने पर जो उनके सदस्य हैं वो चुन करके आए हैं। मैं ये करना चाहता हूं कि दोनों उपचुनाव, विधानसभा के दोनों उपचुनाव अपना दल ने जीता है, लेकिन रामपुर में कैसा चुनाव हुआ है ये सबको पता है, कैसे लोग वोट देने आते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सबके सामने है। और जो मिर्जापुर का जो 96 का क्षेत्र है, वह अपना दल ने उस सीट को बरकरार रखा, उनके पास ही वो पहले भी सीट हुआ करती थी। स्वार की सीट जो है वो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी से आम आदमी अपना दल ने छीन लिया, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दल है। लेकिन नगर निकायों के चुनाव में विपक्षी दलों ने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। आप इसको एक तरफा चुनाव नहीं कर सकते। जी, मजबूत उपस्थिति नगर निकायों में और विपक्षी दलों ने भी वहां दर्ज की है। बात नगर निकायों के चुनाव उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी और उसके भी रिजल्ट आज आए हैं, और वहां के बारे में भी चर्चा कर रहे थे सुनील शुक्ला जी। विजय शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। मुख्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह दिखाई दे रहे थे विजय शुक्ला जी कर्नाटक के चुनाव में, लेकिन जो रिजल्ट है और जो एग्जिट पोल हम लोगों के थे, क्या सब कुछ उसी दिशा में है? और देश की राजनीति में प्रधानमंत्री का, जब आप लोग सर्वे कर रहे थे, जरा समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का चेहरा क्या इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्या कर्नाटक में, कि उनके नाम पे, उनके चेहरे पे इतनी सीटें तो आ जाती हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो ऑपरेशन लोटस के जरिए तो सरकार बन ही जाती। सबसे पहले राजीव जी तो बधाई इसलिए कि जो काम का तरीका और जो कोशिश हम लोगों ने की वो जमीन पर दिखी। मैं आपको एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा। इस समय मैं गोवा में हूं और गोवा के लोगों का कहना है कि गोवा की सरकार कर्नाटक की हार के बाद डर गई है, और यहाँ जो कांग्रेस के लोग हैं अब उनमें एक नए तरीके का उत्साह है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन लोटस गोवा में कुछ उल्टी करवट पे बहे। हालांकि इस मुद्दे पर कल कुछ विधायकों से मेरी बातचीत होगी, तब मैं क्लियर कर पाऊंगा कि
उनकी अपनी राजनीतिक सोच क्या है, लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने गोवा की जनता के बीच में भी कुछ अलग तरीके के कयास लगाने के मौके दे दिए। जहां तक रही मोदी जी की बात, तो जैसा मैंने आपको हिमाचल चुनाव में भी बोला था, उस दिन भी मैंने, जिस दिन हमारा हम लोग पोल बता रहे थे एग्जिट पोल पर, उस दिन भी हमने एक शब्द रखा था कि लोगों का कहना था कि कर्नाटक खो गया है इस पूरे चुनाव में। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों का चुनाव लड़ रही है, देश के मुद्दों का चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस और जेडीएस कर्नाटक का चुनाव लड़ रही है। बेसिकली अगर हम इसको एक शब्द में बोलें तो आज नंदिनी जीती है और अमूल हारा है। अगर आप इसका इंटरप्रेट, इसको हम दूसरे तरीके से और ले जाएं, तो नंदिनी के जीतने के साथ साथ ही गुजरात मॉडल की सीधी तौर पर हार है। कुछ बयान जो हमने उस समय आपसे नहीं साझा किए थे, जो हमारे सर्वे में निकल कर आ रहे थे, उनमें एक बड़ा अच्छा शब्द था कि मोदी जी गुजरात मॉडल पर विकास के नाम पर चुनाव लड़े थे 2014 में। पहली बार लोगों ने विकास के मॉडल पर उनको जिताया, लेकिन उसको जीतने के बाद जब वो आगे बढ़े तो विकास हट गया, मंदिर आ गया, पुलवामा आ गया, बाकी सारे मुद्दे आ गए, विकास कहीं दूर में छूट गया। तो ये जो लोगों का कहना है, ये शब्द था, ये शब्द इसलिए था कि हम विश्वास किस पे करें। अगर 40% का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, हल्ला मार रहे हैं और भ्रष्टाचार हर जगह है, तो जो डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन बताने वाला मुद्दा था, वो हर एक आदमी के जेहन में कहीं ना कहीं था। तो जब ऐसे शब्द निकलकर बाहर आने लगे, तो आप ये समझिए कि सियासी बयार बदल गई है। जैसे लोगों का एक बड़ा रुझान था, उस दिन भी मैंने कोट किया था कि इंदिरा को कभी दक्षिण ने बचाया था, इस बार फिर कांग्रेस को राहुल गांधी के हाथ पर साथ देकर कर्नाटक से एक शुरुआत की, बदलाव की शुरुआत की गई है। अब इसको ये देखना है, जो लोगों का डर और सिस्टम है, कि क्या कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस बैठ जाती है या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रयोग करती है। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज की तारीख में बूथ पर खड़ा है, वो है वहां पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप कार्यकर्ता ढूंढने जाएंगे तो वहां मिलेगा ही नहीं। बिहार में कार्यकर्ता ढूंढने जाएंगे तो पदाधिकारी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है नहीं। तो वहां लोकसभा में ये लोग कैसे टक्कर देंगे, इस पे सोचने वाली बात है। और ये चुनाव के मुद्दे में बड़ा अहमियत होता है कि जब हम 4 लोगों से सवाल करें तो हमें बराबर लोग मिल पाए। अगर हम सर्वे जाकर के यूपी में करेंगे तो कांग्रेस के लिए बोलने वाले अगर 10 लोगों में एक आदमी भी नहीं है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का पक्ष तो आप ले ही नहीं पाएंगे। अमूमन यही होता है, हमारे सर्वे करते समय ये समस्याएं हम लोगों को भी दिखती है कि जब सपोर्टर, कार्यकर्ता या मनोस्थिति कहीं है ही नहीं है, तो आप रुझान लेते वक्त बायस्ड ना होते हुए भी कहीं कहीं बायस्ड दिखते हैं। बहरहाल कर्नाटक के लोगों ने बड़े साफ सुथरे पर जवाब दिया था, हर मुद्दे पर जवाब दिया था। भाषा की दिक्कत सीधी थी कि बजरंग बली की बात सबको समझ में आई, लेकिन भाषा उल्टी थी तो असर नहीं किया। तो जो बजरंग बली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली वाला जो एडगे साहब का बयान है, वो अमूमन वही हो गया कि वो भ्रष्टाचार पे ही निपट गया, सबको लगा कि बजरंग बली आ गए। तो कुल मिलाकर परिणाम वैसा है जैसा हम लोगों ने सोचा था, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा हमने लोगों से समझा था, और अक्षरशः वही है। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से मुद्दे निकाले थे वो बिल्कुल जमीनी हकीकत है। तो आज तो हमारे लिए खुशी का दिन इसलिए होता है कि हमारी मेहनत जो हम इतना ग्राउंड लेवल पर जाकर करते हैं, मुद्दों को सोचते समझते हैं, डेटा के रूप में जब एनालिसिस करके देते हैं, तो लगता है कि हमारा रिजल्ट आ गया आज। अब वो हिमाचल के बाद ये दूसरा रिजल्ट बिल्कुल सटीक उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा लगा कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और सही वो है। मैं सुनील जी की बात से एक बात में ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बोला कि नगर परिषद और बाकी चीजों में अच्छा प्रयास किया है। आप सोचिए कि सोनभद्र की ओबरा की एक सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मंत्री भी, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए और 2500 वोटों के आसपास से हारे हैं। तो ये बड़ी बात है कि जहां लोगों को लगा है कि काम बिल्कुल नहीं है,
जहां मैनेजमेंट ना हो, दबाव ना हो, कार्यकर्ताओं ने टक्कर देने की कोशिश की, वहां रिजल्ट अच्छा आया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। आप गोवा में हैं और अब तैयारियां जो हैं वो इधर की करनी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, बहुत बड़े एरिया में अब चुनाव होना है और उस पर हम आने वाले समय में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, वो तमाम आप लोगों तक, आप तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और विजय शुक्ला जी हमारे साथ सीधे गोवा से, और जो एग्जिट पोल हम लेके आए थे वो एग्जिट पोल डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन ने कंडक्ट किया था, वो आप तक हम पहुंचा रहे थे। और एग्जिट पोल हमारा यहाँ सटीक बैठता हुआ नज़र आ रहा है। आना चाहता हूं एक बार शकील अख्तर जी आपके पास और फिर मीनू जी आपके पास आऊँगा। शकील अख्तर जी, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दूसरी दिशा में, और विपक्षी एकता की बात, जिसकी बात कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी ने, जिसकी शुरुआत कर दी थी, विपक्षी एकता आज से इस रिजल्ट से अब किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि इसी चुनाव का इंतज़ार भी कर रही थी खासकर बिहार की जो पार्टियां हैं, नीतीश कुमार, आरजेडी, उधर ममता बनर्जी ने भी बोला था, किस रूप में अब देखा जाए, कहां से टेक ऑफ देखा जाएगा? बिल्कुल सही बात है राजीव जी। अब वो काम जो है आज से शुरू हो गया है और इसको असली जामा हमें लगता है कल के बाद पहनाया जाएगा। कल जो है कांग्रेस विधायक दल की बेंगलोर में मीटिंग होने वाली है जिसमें वो नया नेता चुनेंगे, और आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग वहाँ पे बेंगलोर में खड़गे जी के निवास पर हुई है, जिसमें वहाँ जो दोनों बड़े नेता हैं, एक तो प्रदेश अध्यक्ष है डीके शिव कुमार और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, वो दोनों शामिल थे। और खड़गे जी जैसा कि बहुत पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उन दोनों से मिलकर उन्होंने सारी स्थिति पर एक बार ठीक ढंग से बात करी है। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपने सहयोगियों से, खड़गे जी ने उस चर्चा को आगे बढ़ाया है और बताया है कि यहाँ पे ये स्थिति है और मैंने बात की है, और ये सारी बातें मैं आप लोगों के विश्वास में यहाँ पे ला रहा हूँ। तो आज रात को दिल्ली में भी बैठक होगी, दिल्ली में भी बातचीत होगी, आपस में ये लोग बात करेंगे, सारे के सारे बड़े नेता जो भी हैं। और उसके बाद कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। कोशिश कांग्रेस की यही है, जब तक वहाँ बात हुई है उससे बताया जा रहा है कि विधायकों से ईमानदारी के साथ पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि आप किसको चाहते हैं, और उसके बाद विधायक दल की मर्जी और जिसको भी कांग्रेस अध्यक्ष और हाई कमान समझेंगे वो सब मिलजुल के एक नेता का चयन कर लेंगे। तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का काम वहाँ ख़त्म हो जाएगा, और वो फिर विपक्षी एकता का जो काम उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर शुरू किया था, और उनके घर पे ही सारी मीटिंग हुई थी। नीतीश कुमार जब आए थे दिल्ली तो सीधे खड़गे जी के घर ही गए थे, और खड़गे जी ने वहीं पे राहुल गांधी को बुला लिया था। और ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं कि देखिए अब नेता के तौर पे स्पष्ट तौर पे खड़गे जी सामने हैं। ये जो बीजेपी आरोप लगाती थी कि ये रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, और ये कांग्रेस पहले तो कहती थी कि बनाएगा ही नहीं किसी को अध्यक्ष, तो खड़गे जी को न केवल बना दिया, और आप लगातार देख रहे हैं कर्नाटक में राहुल गांधी नहीं गए रिजल्ट के समय, प्रियंका गांधी नहीं गई, सोनिया गांधी का तो सवाल ही नहीं उठता, खड़गे जी वहाँ हैं, खड़गे जी सारा संचालन कर रहे हैं। और ये जब सब कुछ हो जाएगा तो जिस आप बात का जिक्र कर रहे थे, जो नेक्स्ट स्टेज है और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है विपक्षी एकता का, उसकी बातचीत की शुरुआत हो जाएगी कि फिर जो एक खड़गे जी से बातचीत में एक चीज़ उभर के सामने आई थी कि एक सम्मेलन कर लिया जाए, सारे विपक्षी नेताओं को एक जगह बुला लिया जाए। तो उसके लिए होस्ट बनने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए थे कि मैं उसको पटना में बुलाता हूँ, मैं बिहार में बुलाता हूँ, क्योंकि बिहार के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि 1977 का आंदोलन, विपक्षी एकता का आंदोलन, उसकी भूमि वही रही है। तो इससे उनको लगता है कि उसमें वो सक्रिय भी थे, लालू जी भी सक्रिय थे, तो उनको लगता है कि ये एक अच्छा मौका होगा कि विपक्षी एकता की शुरुआत हम यहाँ से करें, जहाँ सब मिल बैठ के बात करें, तो विपक्षी एकता की शुरुआत वहाँ हो जाएगी। अब एक दूसरी बात कि एक तो विपक्षी एकता की बात हो जाएगी, यहाँ कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर ही बन जाएगा, मगर अब कांग्रेस को अपनी पार्टी के अंदर विद इन पार्टी जो अनुशासनहीनता है, जो समस्याएं हैं, उन पर काबू पाना होगा। अभी हमने बताया था कि ममता बनर्जी ने कहा कर्नाटक जीत गई है कांग्रेस, और कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी जीत लेगी।
2 राज्यों का नाम लिया उन्होंने, राजस्थान का नाम नहीं लिया उन्होंने। इतनी दूर बैठी ममता बनर्जी भी जानती हैं कि राजस्थान में समस्या है, और समस्या किसकी वजह से? खुद कांग्रेस की वजह से। अभी तक वहाँ पे बीजेपी इतनी कमज़ोर नज़र आ रही थी, और आज भी कमज़ोर है वहाँ बीजेपी में कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी है वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी भी उतनी है, इसलिए वहाँ बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हर 5 साल बाद वह सरकार बदलती रहती है, तो इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि चाहे जो समान स्थितियाँ हैं तो समान स्थितियों में तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो कांग्रेस को सबसे पहले अब वो समय नहीं रहा कि आप टालो, बातचीत करो, ये करो, जो भी फैसला करना है वो सख्ती के साथ करना होगा। उसमें अब एक दिन भी गंवाना बेकार होगा। पहले तो बहुत सारे ऑप्शन थे, अभी भी वो ऑप्शन जिंदा है। ऐसा तो है नहीं है कि अगर दोनों नहीं मान रहे हैं तो किसी तीसरे को बना दो, या दोनों के बीच कोई ऐसा समझौता करा दो कि दोनों इसको माने, या जो भी आपको करना है। हम अभी इस वक्त बहुत नाजुक स्थिति है राजस्थान की, हम इसलिए बोल नहीं रहे क्योंकि राजस्थान की स्थिति पे अभी कांग्रेस के नेताओं में कुछ बातचीत हुई है। जो वहाँ के इंचार्ज हैं रंधावा साहब, उन्होंने एक मीटिंग पूरी कर ली है, और अभी उन्होंने खड़गे जी को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो खड़गे जी वहाँ डिस्टर्ब हों इस बात को लेके। उनका मानना है कि यहाँ पे कर्नाटक का मामला आसानी से निपट जाए, वहाँ चीफ मिनिस्टर की घोषणा हो जाए, और फिर वो डेट होती रहेगी कि कब शपथ लेना है, क्या उसका करना है। वो मामूली औपचारिकताओं के मुद्दे होंगे, वो कोई ख़ास नहीं है। कल तक खाली सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वहाँ पे जो वो गोदी मीडिया चाह रहा है उसके मुताबिक कोई हंगामा ना हो, कि गोदी मीडिया ऐसे ऐसे नाम बता रहा है। गोदी मीडिया तो कह रहा है कि खड़गे जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, गोदी मीडिया कह रहा है कि नहीं शिव कुमार मानने वाले नहीं है बिल्कुल, गोदी मीडिया कह रहा है कि नहीं सिद्धारमैया अड़ गए हैं। तो उसके पास कोई और कहानी तो बची नहीं है। एक बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट हैं और बड़े अच्छे सटायर कहते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि राज्यपाल ने कहा है कि भाई जब तक ये गोदी मीडिया तय नहीं करेगा कि किसकी सरकार बनना है, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ। तो ये पहले तय कर ले कि किसको बहुमत मिला है, किसको नहीं मिला। मेरे को नहीं मालूम कि किसकी 136 सीटें आई हैं। तो राजीव जी हैं, ये कहते रहते हैं कि 136 सीटें आ गई और मेरा सर्वे था और ये लिखा हुआ है, देख लीजिए 65 सीटें बीजेपी वगैरह। मैं ना मानने का, मुझे तो ये गोदी मीडिया जब कहेगा कि हाँ भाई हम मान गए हैं तो फिर हम भी मान जाएंगे। तो कल की जो औपचारिकताएँ पूरा होने के बाद जो विपक्षी एकता की शुरुआत है वो हो जाएगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कर्नाटक जीत से विपक्ष कांग्रेस के साथ आ रहा है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी समस्या निपटाने में कितनी तत्परता दिखाती है, और ये इनको हरियाणा इसकी राजस्थान की समस्या का फौरन निपटारा करना पड़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। बात हम विपक्षी एकता की कर रहे हैं, और इस चुनाव के बाद विपक्षी एकता की दिशा क्या होगी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए ज़रा मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आएंगे। मीनू जी, किस रूप में देखा जाए विपक्षी एकता की तस्वीर कैसी बनती दिखाई दे रही है, और ख़ासकर जब इतनी सारी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं उस पर? जी देखिए, विपक्षी एकता राजीव जी 2 स्तरों पे होगी। एक तो साउथ इंडिया के स्तर पे और एक नॉर्थ इंडिया के स्तर पे। जो आज कर्नाटक में मोदी के बाद जो सिनेरियो पैदा हुआ है उसमें ये तो पक्का हो गया है कि भाजपा का को एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली है। फाटक बंद हो गया है एक तरीके से। जो उनका ये प्रोग्राम था कि तेलंगाना और आंध्रा में पंख पसारते चले जाएंगे, वो अब बंद हो चुका है, क्योंकि बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी है वहाँ की जनता ने। तो अगर कर्नाटक की जनता जो कि पहले इस भगवा ज्वार के चपेट में आई, ज्वर की चपेट में आई हुई थी, उसने उसको नकार दिया है। तो जो राज्य जिनकी जनता अभी चपेट में नहीं आई है इनके भगवा ज्वर बुखार की, तो वो तो पहले ही इसको नकार देगी। क्योंकि आप ये देखिए कि ना वहाँ भगवा चला, ना वहाँ सांप्रदायिकता चली, ना वहाँ लाभार्थी का मुद्दा नहीं चला राजीव जी जिस स्टेट में। तो साउथ के तो सारे स्टेट कंपैरेटिवली नॉर्थ के मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है। तो वहां इनकी ना तो सांप्रदायिकता चल रही है, ना लाभार्थी का मुद्दा चल रहा है। तो मोदी जी के लिए रह का गया, उनका टर्फ रह गया है विंध्या के उस पार। अब वो विंध्या के उस पार उनको मालूम है कि वहां की जनता का दिमाग है ना, वो उन्होंने गिरवी ले रखा है अपने हाथ में।
तो वो उनको पता है कि वहां मेरा लाभार्थी भी चलेगा और वहां मेरा इसका मुद्दा भी चलेगा, सांप्रदायिकता का। तो अब मोदी जी जो है वो आधे भारत के राजा होंगे, जो विंध्या के उस पार आर्यावर्त है जो, उसके राजा होंगे मोदी जी। साउथ में तो मेरे हिसाब से तो अब कोई संभावना यहाँ पे लगती नहीं है। अब रही बात विपक्षी एकता की, अब ओवरऑल बात कर ले तो देखिए एक कहावत है नॉर्थ इंडिया में, दौड़ते के अगाड़ी और ठहरते के पिछाड़ी होती है दुनिया। मतलब जो दौड़ रहा है आगे आगे तो उससे भी आगे दौड़ती है दुनिया, और जब वो रुक जाता है किसी कारणवश, बाधा आ जाती है, तो दुनिया पीछे हट जाती है। तो यही जो आपने महबूबा मुफ्ती के बारे में बताया, ममता बनर्जी के बारे में बताया, या अखिलेश के बारे में बताया कि सभी ने बधाई दी है कांग्रेस को जीत के बारे में, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस इज द ओनली पैन इंडिया पार्टी। एक कांग्रेस एक अकेली अखिल भारतीय पार्टी है, जो उसकी प्रेजेंस है, तो उसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। बाकी जो है, बाकी सभी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनका अपना जोर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस को छोड़ के और अपना एक कोलिशन बना ले और उसके बल पे मोदी को हटा दे, वो संभव नहीं है। तो जो क्षेत्रीय दलों की जो एकता है जो विपक्षी दलों की एकता है, उसमें बहुत बड़ा एक काम करना होगा। उसमें नॉर्थ और साउथ का सवाल भी आएगा और क्षेत्रीय दलों का सवाल भी आएगा। सॉरी। दूसरी बात, जैसे अभी आपके जिन्होंने ये पोल किया था, आपका एग्जिट पोल, उन्होंने बताया कि गोवा में कुछ खलबली है, हलचल है भाजपा के भीतर। ये हलचल कर्नाटक से लगे हुए सभी 5-6 राज्य हैं जितने भी, उनमें आएगी। हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक, आपका मध्य मैसूरू को ही ले लीजिए आप, दक्षिण कर्नाटक, सब जगह मिट्टी पलील हुई है बीजेपी की, अलावा सेंट्रल तटीय कर्नाटक की, थोड़ा मध्य कर्नाटक में थोड़ा बहुत उनका रुआब रहा है। तो जहां क्या इससे क्या 5 राज्यों को प्रभावित नहीं करेंगे? और इसके अलावा जो सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव है उनको भी प्रभावित करेंगे। देखिए, जनता को एक रास्ता दिखाई दे गया है। अभी जनता खौफ में बैठी थी कि मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वोट देंगे खिलाफ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको लगा कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अपने मुद्दों पे आइए। आज एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल है राजीव जी, उसमें एक पोस्टर इंग्लिश में लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा और 2014 से पहले वाले सुकून भरे दिन चाहिए हमें। वो पब्लिक वहीं आ गई है लौट के। एक्सपेरिमेंट हो गया। 10 साल एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी भी व्यक्ति का या कोई भी नया अनुभव हो, वो बहुत होते हैं। और देश का इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, देश की जो सामाजिक ताना बाना है उसका सत्यानाश हो गया। अब जो मोदी जी ने जो ये स्वेटर उधेड़ के रख दिया था ना देश की एकता का और सामाजिक एकता का और धार्मिक एकता का, उसको कर्नाटक में दोबारा से अभी फंदे डाल के बुनना शुरू कर दिया है। और देखना आप कितना सुंदर एक पुलोवर स्वेटर तैयार करेगी इस देश की जनता मोदी जी को। तो अब जो श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं कि संन्यास लेने की सोचनी चाहिए, तो वो बहुत सही सजेशन दिया उन्होंने। मैं तो कहती हूँ कहीं गर्ग साहब के ऊपर रासुका ना लगा दे बीजेपी कि आपने मोदी जी के संन्यास की बात कर कैसे दी, मानहानि का मुकदमा भी लग सकता है आपके ऊपर। तो लेकिन जो कांग्रेस की इस जीत ने मार्ग प्रशस्त जरूर किया है विपक्षी एकता का, और डेफिनेटली इसका असर आगे आने वाले विधानसभा पे पड़ेगा। और उस विधानसभा चुनाव में अगर 2 राज्य भी कांग्रेस जीत लेती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी से होगी कांग्रेस की। जी राजीव जी बिल्कुल। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूँगा। किस रूप में देखा जाए विपक्षी एकता, उसमें इस चुनाव का इंतज़ार, और अब ये चुनाव सामने है, चुनाव का रिजल्ट सामने है, और अब यहाँ से कांग्रेस और कांग्रेस में भी राहुल गांधी, देखिए 2 पैरेलल नेता जो भी हो जाए, अगर अध्यक्ष पद पे विराजमान है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राहुल गांधी लगातार देखे गए, और वो भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद। इस चुनाव में भी देखिए, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते थे, उनके बाद लास्ट भाषण होता था राहुल गांधी का, यानी कि एक ब्रांड है। और क्या आपको लगता है कि अब जब विपक्षी एकता की बात होगी तो इस ब्रांड को पिक करना चाहेंगे दूसरे दलों के लोग? क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी दूरी बरतती थी, ऐसे कई नेता हैं जो राहुल गांधी से दूरियां बरतते थे। अब क्या राहुल गांधी से नज़दीकियां बढ़ते हुए हम देखेंगे? क्या किस रूप में देखा जाए विपक्षी एकता को?
राजीव जी, मैं पहले विपक्षी एकता के पहले दो बात कहना चाहता हूं। एक तो बड़ी घटना यह है कि हिजाब पर बैन लगाने वाले जो शिक्षा मंत्री थे कर्नाटक में, बीजेपी, वो हार गए। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। जो कर्नाटक के पोल का जो आउटकम है उसमें एक ये सिग्निफिकेंट है। दूसरा ये कि मैं अभी दोपहर में गुजराती चैनल पर था, गुजरात का जो सबसे बड़ा अखबार है उसका जो चैनल है GSTV। कर्नाटक की हार का सबसे बड़ा इंपैक्ट गुजरात में हुआ है। वहां जो ब्रांड मोदी और ब्रांड अमित शाह है उसको सबसे जबरदस्त धक्का लगा है, और वो जो धक्का है वो काफी वहां की पूरे सिस्टम को हिलाने वाला है। क्योंकि अब जो रिमोट से चल रही थी गुजरात सरकार, वो थोड़ा सा अब उसमें एक अवरोध आने वाला है, क्योंकि जितने पुराने लोगों को साइड ट्रैक किया गया था, अब मुझे नहीं लगता कई चीजें वहां से उभर कर आने भी लगी है, नई जानकारियां आने लगी है गुजरात से। एक जो चीज है कांग्रेस को लेकर, वो मैं विपक्षी एकता के पहले कहना चाहता हूं कि कर्नाटक ने कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। बहुत आसान नहीं हुआ है कांग्रेस के लिए चीजें, अब कठिन होंगी। जैसे जैसे उत्तर भारत में, देखिए, कांग्रेस को दक्षिण और उत्तर में हमको भी फर्क करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए उत्तर भारत मुश्किल का काम है। चूंकि मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को जानता हूं बहुत अच्छे से, छत्तीसगढ़ को भी जानता हूं, तो छत्तीसगढ़ के बारे में तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पार्लियामेंट की 11 सीटें हैं और वहां भूपेश बघेल काफी पावरफुल हैं। और वो एक बात अलग है कि वो हिंदुत्व के दम पर ही हिंदुत्व का मुकाबला कर रहे हैं वहां छत्तीसगढ़ में। मतलब जो काम कर्नाटक में राहुल गांधी ने नहीं किया, वो छत्तीसगढ़ में वहां की सरकार कर रही है। वो एक अलग मुद्दा है कि वो बीजेपी का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहती है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और राजस्थान में शायद 25 या 26 सीटें हैं, 25 सीटें। बुरी हालत है कांग्रेस की दोनों जगह पर। राजस्थान की तो जितनी कम चर्चा की जाए उतना अच्छा है, पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भरोसा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी के दम पर ही जीत जाएगी। तो राहुल गांधी के सामने बहुत चुनौतियां हैं। आप बताइए कि मध्य प्रदेश के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने परसों के दिन कहा कि हम बड़े नेता हैं, सांसद हैं वहां के, पब्लिकली कह रहे हैं पत्रकारों से बात करते हुए कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। पहली चीज उन्होंने कही। दूसरी चीज कि द केरला स्टोरी में मुझे कुछ भी विवादास्पद नजर नहीं आता। मैं जो मुद्दा रख रहा हूं वो ये रख रहा हूं कि अगर मैनिफेस्टो कांग्रेस का कर्नाटका का है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कांग्रेस के मैनिफेस्टो अलग नहीं हो सकते। कांग्रेस के सामने जैसे जैसे विंध्य को क्रॉस करके उत्तर भारत में प्रवेश करेगी कांग्रेस, तेलंगाना के बाद से ये आना शुरू हो जाएगा, राहुल गांधी के सामने बहुत चुनौतियां होंगी। और ये जो DK शिव कुमार और इनका जो मामला है नेतृत्व का, वो तो खैर ठीक है, सेटल हो जाएगा कल। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में
सिंहदेव ने 12 बजा रखी है, वहां विद्रोह कर रखा है भूपेश बघेल के खिलाफ। ये जो चीजें हैं, और ये शकील अख्तर साहब शायद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस को ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, मैं नहीं कहता, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। सबसे ज्यादा तबाही ये जो वहां के प्रभारी लोग हैं उन्होंने की है। रंधावा साहब ने कुछ नहीं किया, कोड़ी का काम नहीं किया वहां राजस्थान में, न माकन साहब ने किया वहां पर। राजस्थान के मामले को, और जो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खड़गे साहब आए, उन्होंने कबर्ड में डाल दिया उसको, पूरे राजस्थान के मामले को हैंडल ही नहीं किया। हमको कर्नाटक की में कांग्रेस की जीत के बारे में जो अपना पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। मतलब मैं उसको बड़ा हाइप करके ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए कि अब तो बल्ले बल्ले है। दूसरा ये कि विपक्षी एकता का जो मामला है वो अभी तो पहली बैठक होने दीजिए, ये उतना आसान मुझे एकदम नहीं लग रहा है। मतलब वो करना तो पड़ेगी, उसका फार्मूला ही ये है कि एक सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा हो। अब प्रशांत टंडन जी ने जो कही महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27% माइनॉरिटी वोट है बंगाल में, और जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि माइनॉरिटी वोट जो है पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ है। अब क्या ममता बनर्जी रिलेंट करेंगी कि कांग्रेस को उस हिसाब से बंगाल में प्रवेश करने दे? ये तो एक उदाहरण है। क्या अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवेश को स्वीकार करेंगे? तो बहुत सारे इश्यूज हैं, तो अभी कैसे डील होते हैं अपन कोई बहुत अभी एकदम इसको लेकर मैं कोई बहुत, मैं जो एक चीज हूं वो मुझे जो संभावित नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा परिवर्तन अपेक्षित कर रहा हूं कर्नाटक के बाद में, और वो परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है, कैबिनेट में भी हो सकता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हो सकता है, इलेक्शन कमेटी में भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज आप जो हम लोग जो अपेक्षा मोदी जी से कर रहे हैं चीजों के बारे में, मुझे लगता है कि वो बीजेपी को नए सिरे से लॉन्च करने की किसी एक्सरसाइज में बदल सकती है। जो मैं मतलब एक जो कल्पना कर सकता हूं, ये हाइपोथेटिकल है, पर मैं जो देख रहा हूं, और विपक्षी एकता का जो मामला है वो थोड़ा सा अभी, मतलब कई चीजें हैं, कांग्रेस को विजयन जो है केरल में कितनी जगह देंगे वहां पर, और बीजेपी वहां चर्च के साथ जिस तरह से निगोशिएट करती रही है पूरे के पूरे ईसाई समुदाय के साथ, इसकी कई परतें हैं राजीव जी जो आगे चलकर खुलेंगी। और मैं थोड़ा सा विपक्षी एकता के मुद्दे पर बहुत जल्दबाजी में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ, तो कम से कम पटना बैठक तक मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल, पटना की बैठक और उसके बाद इसकी परतें और खुलेंगी। और गर्ग साहब जो बात कह रहे हैं कि इसमें क्या वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी को जो
यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक यहाँ अगर यूनाइटेड हैं, इंटैक्ट है वोटर्स, और उसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कर्नाटक के चुनाव में, और अगर ऐसा होता है, कुछ उपचुनावों में भी हमने देखा, ऐसा है तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए उतनी सीटें देंगी वेस्ट बंगाल में? क्या अखिलेश यादव उतनी सीटें उत्तर प्रदेश में देंगे? वो एक के सामने एक की जब बात होगी तो बहुत सारे सवाल हैं। सही कह रहे हैं आप, उन सवालों का जवाब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन विपक्षी एकता की कवायद में लगे हैं नीतीश कुमार और उनके साथ उनके ही उप मुख्यमंत्री आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। चर्चा हम आगे जारी कर रहे हैं और बात आज कर्नाटक के चुनाव और चुनाव के इर्द गिर्द क्या कुछ होने जा रहा है, देश में सियासी तस्वीर कैसी बनने जा रही है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी जल्दी अब इस कार्यक्रम के समापन की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, किस रूप में आप देखते हैं जब एक बड़े कैनवास पे कर्नाटक के इस चुनाव को देश के आगामी चुनाव पर लेके आया जाए, तो किस रूप में इसको आप देखते हैं? और ख़ासकर 5 राज्यों के चुनाव जिसका विश्लेषण अभी कर रहे थे गर्ग साहब, और उसके बाद 2024 का चुनाव, और इन चुनावों की 2024 के चुनाव की जब बात होती है तो सामने आज की कवायद नीतीश कुमार की वो नजर आती है। अल्पसंख्यक मतदाताओं ने तो संकेत साफ साफ दे दिया है कि वो कांग्रेस के साथ हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश लोकल बॉडीज इलेक्शन के मतों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिले हुए मतों की बात करूं मैं, तो अगर उनको बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा मत मिल रहे हैं तो ये मत कहां के हैं? जबकि आपके अभी शुक्ला जी ने कहा और हम सभी लोग जानते हैं जो उत्तर प्रदेश से परिचित हैं कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है किसी जिले में। अगर मैं केवल प्रयागराज की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। बहुजन समाज पार्टी पीछे है, आप जो है वो पीछे, जबकि दोनों ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़े किए थे। और यह स्थिति लगभग पूरे प्रदेश में है। अल्पसंख्यक अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते हैं या मिलजुल के चुनाव नहीं लड़ते हैं, मैं आज आपके सामने कह सकता हूं कि अल्पसंख्यक मतदाता समाजवादी पार्टी को छोड़ के चला जाएगा। किसी भी ऐसे संगठन के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करती हुई नजर आएगी, नंबर 1। और वह उसी पार्टी के साथ जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आमने सामने से मुकाबिल है। और आज के समय में किसी भी राज्य में और राष्ट्रीय पैमाने पर कम से कम कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है। अगर आप पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए उपचुनाव को एक संकेत मानिए, तो जब से बनर्जी सत्ता में है पश्चिम बंगाल में, कोई भी उपचुनाव नहीं हारी है विधानसभा। वो पहला उपचुनाव था जो हारे में, और वह मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जहां 60% से अधिक अल्पसंख्यक मतदाता है, और मुर्शिदाबाद जैसे जिले कम से कम आधा दर्जन है जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की स्थिति है। और अल्पसंख्यक मतदाता और वो कोई भी मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस में इसलिए कह रहा हूं कि अकेली एक पार्टी उनको नजर आती है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है। यह होगा अपने कांग्रेस आपसे बिल्कुल नहीं कर रही है कि 80 सीटों में से 75 सीट आप कांग्रेस को दे दीजिए, कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस के समर्थक या नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता के समर्थक है, वो ये भी नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश के 80 में से 40 सीटें आप कांग्रेस को दे दीजिए, लेकिन इसके साथ मिलकर लड़ी। कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस, आरजेडी, राष्ट्रीय लोकदल, आदि पार्टी और चंद्रशेखर रावण। मैं अभी मान के चलता हूं कि आप आएंगी या नहीं आएगी, इसमें मुझे संदेह है। हो सकता है कि चुनाव घोषणा के साथ मैदान में आ जाए। और अगर ये तीनों चारों दल एक साथ मिलकर लड़ते हैं, मैं आपसे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। और ये जो स्थानीय नगर निकाय के चुनाव जीतना, चुनाव केवल आप जीत और हार के आधार पर आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कौन हार गया। अगर आप कहेंगे कि साहब कर्नाटक के चुनाव में जो कांग्रेस की इतने जबरदस्त समर्थन है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत तो बिल्कुल नहीं गिरा, लेकिन सीटों में आप चले गए, जितनी सीट आपको 2018 मिली थी उसके आधे भी नहीं रह गए।
केवल मत प्रतिशत से आप इस आधार पर मत नहीं निकालेंगे। सवाल यह है कि मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूं कि अगर प्रयागराज में मेयर पद के उम्मीदवार में 40,000 से ज्यादा मत मिलता है अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, कौन है वोट देने वाले लोग? अगर हिंदुत्व के नाम पर लोग बीजेपी के साथ हैं, शहरी मतदाता बीजेपी के साथ है, समाजवादी पार्टी के विपरीत, भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, क्या एक उम्मीदवार के इतने रिश्तेदार हो सकते हैं कि उसको 40,000 से प्लस का मत मिल जाए, और जबकि मत प्रतिशत 40% से भी कम रहा है? तो और यह अगर आप 17 के 17 में आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक ये स्थिति है। मतदाताओं ने साफ संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी से असहमत मतदाता वह ऐसे दल और गठबंधन को चाहता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सब के मुकाबिल हो और किसी भी दशा में उसके पक्ष में खड़ा हुआ ना हो। अगर आप ऐसे किसी गठबंधन को, ऐसे किसी राजनीतिक कोशिश को आप चोट पहुंचाते हुए नजर आएंगे, अल्पसंख्यक मतदाता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई ही मतदाता आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी विरोधी कोई मतदाता आपके साथ नहीं जाएगा। मैं अगर आप एक गठबंधन नहीं करते हैं, जिस तरह से जनता दल एस को छोड़कर के अल्पसंख्यक मतदाता चला गया कर्नाटक में, और यह पार्टी अपने स्थापना काल के सबसे बुरी दशा में है, 19 सीटों को जीत करके अपने पास, इनके कुमार स्वामी के बेटे साहब चुनाव हार गए, यह स्थितियां सबके सामने आएंगी। यह पश्चिम बंगाल का उपचुनाव, महाराष्ट्र का उपचुनाव, उत्तर प्रदेश का खतौली का उपचुनाव और आज कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव, ये लगातार संदेश ये दे रहे हैं संख्यक मतदाता उसी दल, उसी गठबंधन के साथ जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लड़ रहा है। कोई यह मान कर न चले कि उनके साथ ये प्रतिबद्ध मतदाता है और उसी पार्टी के साथ रहेंगे। उनको ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने में देर नहीं लगेगी, और उन्होंने समाजवादी पार्टी को लगभग छोड़ दिया। स्वार जैसे, रामपुर जैसे गढ़ में अगर अल्पसंख्यक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए नहीं निकला तो यह सामान्य संकेत नहीं है। अल्पसंख्यक मतदाता ऐसा नहीं होता है कि वो चुपचाप बैठ जाए और आप उसको कह दीजिए कि आप मत के लिए अपने घर में बैठ जाएगा। वो निकलता है, अपने मताधिकार के लिए संघर्ष करता है और वोकल मतदाता है वो। लेकिन न रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में निकला, उपचुनाव में निकला, और न स्वार के उपचुनाव में निकला, और ये दोनों के दोनों विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। आने वाली स्थितियों में अगर आपको कोई भी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता जी हो, अगर वो ये चाहते हैं कि उनका मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता हुआ दिख रहा है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में जबरदस्त जन समर्थन हासिल किया है, ग्रामीण इलाकों में उसको समर्थन मिला है। लेकिन अगर अल्पसंख्यक मतदाता भी उसके साथ खुल करके होते तो स्थिति और बेहतर होती। अगर आप सोच लीजिए कि 2 लाख कुछ प्रतिशत मत मिले हैं, 2 लाख कुछ प्लस मिले हैं प्रयागराज में मेयर के उम्मीदवार को, और 1 लाख प्लस मिला है समाजवादी पार्टी को, 40,000 प्लस मिला है किसको, अगर सब के सब मिल करके लड़ते तो राजनीतिक परिदृश्य क्या होता है? किसी 17 के 17 नगर निगमों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, जो शहरी मतदाता कहा जाता है, वो उत्साहपूर्वक मतदान करने के लिए नहीं निकला। मत प्रतिशत बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है, कहीं उत्साह नहीं दिखाई पड़ा, और मतगणना के दिन तक कुछ किसी को नहीं लग रहा था कि हालात क्या बनेंगे। मेरे जैसे लोगों की राय थी कि अगर नगर निगम के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये विपक्षी दल मिलकर कर लड़े होते तो कई नगर निगमों में उनको चुनाव हराते, कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता। मेरी अपनी समझ है कि ममता बनर्जी जी ने जो बात कही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जीतेगी, वो उनको ये बात समझ में आ रही है। और कोई भी चुनाव होगा इस दौरान आप देखिएगा, अल्पसंख्यक मतदाता अब एकजुट है। वो जब कर्नाटक जैसे राज्य में उसने वो कलिंगा समुदाय को छोड़ दिया, तो आप ये जानिए कि वो लगातार जो संदेश चलता चला जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से शुरू होकर उत्तर प्रदेश से शुरू होते हुए और अब बंगाल तक, एक कर्नाटक तक पहुंचा है, इसमें कहीं संशोधन नहीं हुआ। लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, सक्रिय विरोध कर रहे हैं, और उसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से संतुष्ट नहीं है। वो हेट्रेड की पॉलिटिक्स को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह विकास के जिस वायदे के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसी वायदे के साथ भारतीय राजनीतिक दलों को देखना चाहते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि अगर मैं कह सकता हूं आपको, जितना मैं छत्तीसगढ़ को जानता हूं, कि आगामी विधानसभा के चुनाव में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस जीतेगी, बशर्ते वो अपने को संगठित, बशर्ते अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखे, बशर्ते जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े, जो रणनीति उन्होंने अपनाई है कर्नाटक में।
राजस्थान की स्थिति केवल है कि राजस्थान को कांग्रेस अपना नुकसान खुद कर रही है। माने जो विभाजन दिखाई पड़ रहा है, एकजुट लोग नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक खंडित परिवार को, खंडित संगठन को, खंडित संस्था को कोई भी आदमी भारतीय राजनीति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। खंडित प्रतिमा को जो निर्जीव है उसकी पूजा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं साहब। संगठन और राजनीतिक दल कैसे स्वीकार कर लेंगे ये? आपको एकजुट, एकताबद्ध, प्रतिबद्ध दिखाई पड़ना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखाई, एकता के साथ लोगों के बीच में गई, लोगों को आश्वासन दिया, तो वही स्थिति अन्य राज्यों के चुनाव में होगी जो आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ रहा है। लोग भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से बहुत ही क्षुब्ध है। उनको नहीं लग रहा है कि किस बात के लिए गवर्नेंस है। सरकारें गवर्नेंस की बात ही नहीं करती हैं, उन तमाम चीजों की बात करती है जिससे किसी को लेना लादना नहीं है, जिससे सरकारों को कोई लेना लादना नहीं है। लोक कल्याण की बात, आपका लोक कल्याण, जब जैसे मीनू जी चली गई हैं, जो आप लाभार्थी की बात कर रहे थे, कैसे लाभार्थी की बात तो हो जाएगी कर्नाटक में? 5 किलो अनाज बांट करके आप लाभार्थी वर्ग तैयार कर सकते हैं, तो क्या सिद्धारमैया ने 10 किलो अनाज बांट करके लाभार्थी नहीं तैयार किया है? 10 किलो अनाज बांटते थे 2013 से लेकर 18 तक की सरकार में, सिद्धारमैया ने दिया गरीब लोगों को। और कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई भी किसी तरह का कोई भेदभाव हुआ हो, न कि कौन लिंगायत है और कौन वोकालिगा है और कौन कुर्बा है और कौन अल्पसंख्यक है और कौन क्रिश्चियन है और कौन एससी और एसटी है। कोई जो गरीब है। और कहीं शोर नहीं मचा, कहीं हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। सिद्धारमैया ने उस बोरे पे अपनी फोटो भी नहीं छापी जिसपे वो अनाज बांट रहे थे। लेकिन लोग उस नीति को उन्होंने स्वीकार किया और देखा कि हाँ, हमारी स्थिति बेहतर हुई है। तो लाभार्थियों की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस ने तो बेहतर शासन दिया हुआ, और शासन देने के बावजूद भी आपने सिद्धारमैया पर कोई आर्थिक आरोप नहीं लगा पाए, एक बेहतर व्यवस्था दी। तो बीजेपी के खिलाफ अगर आप वैकल्पिक बात करते हैं तो कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वो तो अपने बूते लड़ी है। और अगर विपक्ष के लोग जिस तरीके की बात नीतीश कुमार जिन मुद्दों को लेकर चले हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल तक, इन सभी लोगों को एक साथ आना होगा। और आप देख के लीजिएगा, ये जनदबा में सभी लोग एक साथ आएंगे। जनता इनको मजबूर कर देगी कि आइए, और नहीं तो आप जनता दल से होने के लिए तैयार हो जाइए। जी बिल्कुल, बहुत सटीक विश्लेषण आपका। और जनता और खासकर इस चुनाव के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उस 5 राज्यों के चुनाव भी 4 राज्यों में और चुनाव हैं, वो भी लोकसभा चुनाव के समय या उससे थोड़ा पहले अप्रैल के महीने में, जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और मेघालय, इन 4 राज्यों में, शायद मेघालय ही, हाँ मेघालय, इन 4 राज्यों में भी चुनाव हैं। और वो चुनाव काफ़ी अरुणाचल प्रदेश, माफ़ करें, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा, ये 4 राज्यों में भी चुनाव या तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ या लोकसभा के चुनाव से पहले, तो कई चुनाव और उससे पहले ये 5 राज्यों के चुनाव जो अभी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिज़ोरम और तेलंगाना हैं। आज का चुनाव क्या कुछ आगे करने जा रहा है ये समझेंगे। लेकिन मिज़ोरम में चुनाव है, बिल्कुल मिज़ोरम में चुनाव है अभी ही, इसी समय। इन 5 राज्यों में से एक मिज़ोरम भी है। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। चुनाव कई हैं, लेकिन इन चुनावों में से पहले सबकी नज़र यहाँ क्यों टिकी हुई थी? कर्नाटक पे। अगर देखें तो पूरा का पूरा जो जिससे बात कीजिए वो वही कहे कि कर्नाटक का चुनाव हो जाने दो, कर्नाटक के चुनाव से एक नई दिशा हम देखेंगे, नए क्या कुछ है, क्या यहाँ अब कांग्रेस में एक जान देख रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के जिस प्रकार राहुल गांधी की छवि बनाई गई, राहुल गांधी ने खुद कहा कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। भारत जोड़ो यात्रा अगर 2 पार्ट 2 अगर बना लेते हैं, चल पड़ते हैं राहुल गांधी, तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में तो ये हालत है, पार्ट 2 अगर हो गई तो क्या हालत होगी? ये भी अब लोग तो समझना चाहेंगे। ज़रा आपका विश्लेषण। बिल्कुल, मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं इसको कांग्रेस का वोट कम मानता हूं और एंटी बीजेपी वोट ज्यादा मानता हूं। तो उस हिसाब से तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना है केवल, और कुछ करना नहीं है। तो कांग्रेस अगर कैंडिडेट खड़े करेगी तो चुनाव लड़ रही है तो वो उसको फायदा मिलेगा। और जहां तक विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, तो वो मुझे लगता है कि वो उनकी मजबूरी, उसकी जरूरत कांग्रेस को या वोटर को नहीं है। पहले ये होता था बिहार में, शायद यूपी में भी,
कि आपने एक कास्ट के 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए तो तीसरा जीत जाएगा वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता कि अब, और कम से कम बीजेपी के 10 साल के शासन के बाद, वोटर इतना इमैच्योर है कि वो कास्ट वाइज देख के वोट देगा। वो तो एंटी बीजेपी है और एंटी बीजेपी रहेगा, और नहीं रहेगा तो क्या होगा वो देख चुका है। कर्नाटक का रिजल्ट को हमें इसी रूप में देखना चाहिए कि वोटर तक क्या कन्वे हुआ है, और जो कन्वे हुआ है उस पर वोटर रिएक्ट कैसे करता है। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ना है। बेशक ये सब स्थिति आई उस पदयात्रा से ही, और अगले पदयात्रा का फायदा होगा ही, और मैं उसी को कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो उसका होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन ये सब जो है फायदा तभी, ये फायदा जो है वो असल में एंटी बीजेपी वोट है। तो बीजेपी को अगर वोटर के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट को देना नहीं है और कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है, तो नेचुरली वो कांग्रेस के पास वोट चला जाएगा। अगर जो विपक्षी एकता नहीं होगी और विपक्ष वाले लोग अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर दे, तो जैसे यहां जेडीएस का हुआ है वैसे दूसरी जगह होगा। क्यों नहीं होगा? यहां तो जेडीएस भी तो भाई उम्मीदवार था ही, और जैसे हम लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार तो खड़े किए थे। और एंटी बीजेपी वोट अगर लोगों को इधर उधर फेंकना होता, बर्बाद करना होता, या वोटर इतना समझदार नहीं होता, तो जाहिर है वो बिखर सकता था, बिखर जाता। अगर वो नहीं बिखरा तो हम ये समझें कि वोटर समझदार है और हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने जो किया है 10 साल, उससे बहुत क्लियर है कि वोटर को पसंद नहीं है, और ये कर्नाटक से भी क्लियर है। तो अगर वोटर को पसंद नहीं है तो नेचुरली वो बेस्ट अल्टरनेटिव को वोट देगा, और जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको वोट मिलेगा। अगर ये कहा जा रहा है कि बिहार में या यूपी में कांग्रेस संगठन कमजोर है, तो जो दूसरा बेस्ट होगा उसको मिलेगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर बीजेपी को सीट नहीं आ रही है और किसी और को मिल जा रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ा। बीजेपी की गवर्नमेंट बनने नहीं जा रही, और जो जीतेगा उसको कांग्रेस को सपोर्ट करना मजबूरी रहेगी। अगर वो कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करता है और एंटी बीजेपी वोट से बीजेपी की सरकार बनवा देता है, तो अगले चुनाव में भुगतेगा, और वो आगे की स्थिति और अच्छी होती जाएगी, बीजेपी के खिलाफ होती जाएगी। ये देश हित में है, ये हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि अगर मोदी जी 19 हार गए होते तो हम लोगों ने ये सब नहीं देखा होता, और मोदी जी 2024 जीत जाए तो और मजा आ जाएगा। भले वो देश के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का जो मटियामेट होगा और जो मिट्टी में मिल जाएगी बीजेपी, जो अभी योगी जी मिला रहे हैं, वो 2024 जीत जाए तो अपने आप बीजेपी मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी सब जो स्थितियां हैं वो इसकी गवाह है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है, विपक्षी एकता की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कांग्रेस चुनाव ना भी लड़े तो बीजेपी को वोट मिलने वाला नहीं है, और बीजेपी को वोट अगर मिलेगा नहीं तो जो सरकार बनेगी वो एंटी बीजेपी बनेगी। कांग्रेस की ना बने हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मतलब इससे है कि बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो जनहित नहीं करती है, जनहित की बात नहीं करती है। और अगर बीजेपी ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा हो तो उसको उसका फायदा उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि उसका नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। अगर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का एक विकल्प बनाया होता और ये सोचा होता कि आफ्टर नरेंद्र मोदी, तो ये बीजेपी ने सोचा ही नहीं था, तो उसको नुकसान भी होगा। कोई फायदा होने का माने कोई स्कोप ही नहीं है कि बीजेपी, अगर बीजेपी की पूरी खराबी को नरेंद्र मोदी के सर ठोक दिया जाता और एक बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट पेश कर दिया जाता, जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी हो सकते हैं, तो योगी जी अगर होते हैं तो वो नरेंद्र मोदी से बेहतर होंगे, ये सब कोई समझ सकता है कि योगी जी नरेंद्र मोदी से कैसे बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता है कि योगी जी को कैंडिडेट बनाने से फायदा होगा, और नरेंद्र मोदी का विकल्प अदर देन योगी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की स्थिति कहीं से अच्छी है और कांग्रेस की खराब है। तो कांग्रेस एंटी बीजेपी वोट से ही जीत जाएगी, और हम लोगों को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस नहीं जीतेगी तो क्या होगा, क्योंकि अगर बीजेपी जीत गई तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा कि बीजेपी अगले 100 साल नहीं आएगी सत्ता में। राजीव जी, बीजेपी 50 साल, मोदी जी हमेशा पहले 10 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, आप तो 100 साल पे लेके चले गए। ये हिंदू इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, मैं चाहता हूं एक 2 लाइन में जरा हमारे दोनों साथी
प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी क्लोजिंग फटाफट। पहले प्रशांत टंडन जी। जी अमलेंदु जी, शुभ शुभ बोलिए भाई। मैं 100 साल जीवित नहीं रहूंगा। मुझे लोकतंत्र और संविधान अभी चाहिए। दूसरी बात ये देखिए राजीव जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि इतना बड़ा फैसला है कि आने वाले कई दिनों तक हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसके तमाम आयामों पर, और बहुत डेवलपमेंट भी होने वाले हैं। लेकिन 2-3 चीजें जो मुझे दिखाई दे रही, जो इमीडिएट होगी। देखिए, जहां भूकंप आता है, जो एपी सेंटर होता है, उसके दूर जो इमारतें होती ज्यादा हिलती हैं। तो वो कौन सी इमारतें हैं जहां जो हिल सकती हैं? अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, पूरे इस अमले में एक बड़ा खौफ व्याप्त है। और ये खौफ था कि हर चुनाव ये जीत जाते थे, नहीं जीतते थे तो सरकार बना लेते। अभी डिसाइसिव डिफीट हुई है। आप देखिएगा कि ये सब मिजाज बदलेगा, जिसकी शुरुआत हो गई। अभी जो है वो शकील जी ने बताया कि कुश्ती फेडरेशन ने अपना, वो ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें ऐसी होंगी, जो सेबी कैसे काम करता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती, पुलिस कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें अभी धीमे धीमे आप देखिएगा इनमें तब्दीलियां आनी शुरू होंगी। यहाँ से अब अगले महीने अमेरिका जाना है मोदी साहब को। थोड़ा बेहतर उनको ह्यूमन राइट रिकॉर्ड चाहिए। वहाँ बहुत बातें होती हैं। अब वो ट्रम्प नहीं है वहाँ पे। और देखिए, कांग्रेस को क्या करना है कि मैं सलाह वाला तो नहीं देता हूँ, लेकिन आमतौर पे मैं बात कर सकता हूँ केवल कि इस मीडिया के घृणा वाले, नफरत वाले पूरे कवरेज के बावजूद कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। तो कांग्रेस को इस मीडिया की, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, इसकी जो हैसियत है, उसको, उसका जो वास्तविक इम्पैक्ट है सोसाइटी में, उसको समझ लेना चाहिए और अपनी मीडिया पॉलिसी बदलनी चाहिए। आमतौर पर मैं कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट को देखता हूँ, तो जो ये गोदी मीडिया है, उससे उनको बहुत मतलब कंसेशंस हैं और उसको बड़ा तरजीह देते हैं। और ये मीडिया लगातार नफरत फैलाता है। कर्नाटक का मीडिया भी और नोएडा का मीडिया भी कोई कसर नहीं छोड़े इसके खिलाफ, या समाज के में को बांटने के लिए और मोदी साहब को प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, ये कोई, क्योंकि मैं इतने समय मीडिया में रहा हूँ, इसी मीडिया में रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ, बहुत बात भी होती है राजीव जी, ये मामला केवल कमर्शियल इंटरेस्ट का नहीं है, यह वैचारिक हो गया है। ये जो मीडिया मालिक और संपादक हैं, ये वैचारिक रूप से अभी आरएसएस और बीजेपी के कैंप में चले गए हैं। तो ये केवल पैसे का मामला नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट को अब कर्नाटक के बाद ये बड़ा सबक लेना चाहिए कि रीथिंक करना चाहिए, और कौन सा मीडिया इम्पैक्टफुल है, कौन सा मीडिया उनके पक्ष में ओपिनियन बना रहा है या भारत के लोकतंत्र के पक्ष में ओपिनियन बना रहा है, उस मीडिया से इंटरेक्ट करना शुरू करें, उस मीडिया के साथ एक पार्टनरशिप शुरू करें, बजाय उसके जो आपके पीठ में भी नहीं, सामने छुरा बोकता है, उसके साथ खड़े हों। तो ये सबक मुझे एक लगता है कि कांग्रेस को लेना चाहिए राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबक क्या कांग्रेस के लोग लेंगे? लेकिन आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। 136 सीटें, एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस अब कह सकते हैं कि जीत गई है, क्योंकि 2 सीटों की गिनती बाकी है, बाकी तमाम सीटों की पर जीत हासिल कांग्रेस कर चुकी है। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करें फिर। जी, अंत वाला तो सब भला, कुल मिलाकर के कांग्रेस की जीत हुई है, कर्नाटक में अच्छी जीत हुई है। एक मिनट, शायद आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, तो आप शायद
कोई नहीं, शकील अख्तर जी आप क्लोजिंग आप कीजिए थोड़ा, अमलेंदु जी के उसमें बैटरी शायद ख़त्म होगी। देखिए, ये आखिरी ओवर में जो प्रशांत जी ने मैच को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर दी है, बड़े ख़तरनाक स्थिति में ले आए हैं, आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये खाली पैसे का मुद्दा नहीं है, जो मीडिया मोदी जी का आरएसएस का समर्थन करता है, बहुत बड़ी और बहुत सही बात कही है। ये एक ऐसा वैचारिक मुद्दा है कि जिस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, और कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को इस पे विचार करना चाहिए। आज की तारीख में अगर मायावती, अखिलेश यादव या लालू यादव चाहे जितना पैसा मीडिया को दे दें, मगर वो उनके लिए उस तरह कैंपेन नहीं करेगा जिस तरह मोदी जी के लिए करता है। ये जो है एक बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो गई है। जिस जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी ने की, जिसकी बात लालू यादव कर रहे हैं, उसको ये मीडिया किसी भी हालत में नहीं चाहता है। और देखिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत संक्षेप में हम कहने की कोशिश करेंगे, मगर इन्होंने बात कर दी है प्रशांत जी ने, और ये इनकी पुरानी आदत है कि चीज़ को एक ऐसे मोड़ पे ले जाते हैं जो होता तो बहुत अच्छा है, मगर वो आम इस टीवी चैनलों पे बहस का नहीं होता। खैर, तो आज के तारीख में इस मीडिया के अंदर जो है समाज का वो वर्ग पूरी तरह है ही नहीं, या बिल्कुल नहीं है, जो इस समाज में सबसे ज़्यादा है। न तो यहाँ दलित हैं, न यहाँ पिछड़े हैं, और दलित तो बिल्कुल ही नहीं है, किसी पोजीशन में नहीं है, पिछड़ा थोड़ा सा है, मगर वो बड़े लोअर और मिडिल स्टेज पे है जी। संपादक के स्तर पर या जहाँ नीति लेने का मौका आता है, नीति निर्णय के स्तर पर, कहीं पे कोई ओबीसी नहीं है। अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका में भी एक टाइम में ऐसी स्थिति थी, लेकिन अमेरिका ने जो है वो वहाँ पे उन्होंने ब्लैक को तैयार किया इसके लिए, और उनको सशक्तिकरण करके, उनको ट्रेनिंग देके उनको मीडिया में लाए। और आज आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक मीडिया में आ गया है, और वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है मीडिया बैलेंस हो गया है। भारत में अभी आपने सबने देखा होगा, और इनको तो व्यक्तिगत रूप से केस भी मालूम होगा प्रशांत जी को, कि एक लड़की थी, वो एक बड़े इंटरनेशनल चैनल में काम करती थी, तो उसको वहाँ से निकाला गया बाहर, और बाद में वो किसी दूसरे चैनल में गई, वो बड़ी कामयाब पत्रकार बनके वो उभर के सामने आई है वो लड़की। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए इस बात को कांग्रेस को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी ने कि वो सोचती है कि किसी भी नेता का बाइट दिखा देती है, वो नेता खुश हो जाता है, वो उस मीडिया की तारीफ़ करने लगता है। मगर अभी जैसा कि जयराम रमेश ने अभी ट्वीट किया और कहा, वो हम सुबह ही कर चुके थे खैर, कि कर्नाटक की जीत को कमज़ोर करने के लिए, कम करने के लिए मीडिया उत्तर प्रदेश निकाय के चुनाव को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। भाई, ये कांग्रेस को पहले मालूम होना चाहिए था। हमने सुबह ही ये लिख दिया था कि अंग्रेज़ी के सबसे बड़े अखबार ने ये खबर ही नहीं दी कि कर्नाटक में आज काउंटिंग होगी, और दूसरे बड़े हिंदी अखबार ने कर्नाटक में मतगणना और यूपी में मतगणना को क्लब करके लगा दिया। और आज अभी एक चैनल इस पे बहस कर रहा है कि यूपी के चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए अमित शाह जी ने ट्वीट भी कर दिया, अमित शाह ने बधाई दे दी जी, और योगी जी ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दे दी। और एक चैनल अब इस पे बहस करने जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव का हम आपको एक दूसरा पहलू बताने जा रहे हैं। वो पहलू है कि कांग्रेस बात करती थी ईवीएम पे, देखिए कि ईवीएम पे कहाँ शक हुआ। कांग्रेस बात करती थी कि लोकतंत्र नहीं है, देखिए लोकतंत्र तो हमने कामयाब कर दिया जी। तो वो चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए सिंपल बात है कि जनता ने वोट दिया, वो नहीं बताएंगे। तो ये बड़ी गंभीर बहस है, अच्छी बात इन्होंने शुरू करी है, इस पे एक अलग से आप डिबेट आयोजित करवाइए। बिल्कुल, ये बात कंटिन्यू हम रखेंगे और चर्चा होगी। संजय कुमार सिंह जी कुछ जोड़ना चाहते थे। जी संजय जी। मैं ये कह रहा था कि मतलब कहता हूं, हमेशा कहा है, कई बार लिखा भी है कि बीजेपी की ये तैयारी थी, बहुत पुरानी थी और 25-30 साल पहले से थी कि बीजेपी ने अपने लोगों को मीडिया में बाकायदा, मैं नाम लेके बता सकता हूं, अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर कभी जरूरत होगी तो मैं नाम लेके बता सकता हूं कि किन लोगों को किस अखबार में कब कैसे प्लांट किया गया। उसकी शुरुआत हुई थी जेपी आंदोलन के बाद, कि जेपी आंदोलन में जितने लोग अनपढ़ रह गए वो सब हिंदी मीडिया में आ गए, और उन्हीं लोगों के बाद जो इंदिरा गांधी विरोधी, कांग्रेस के विरोधी थे, वो सब मीडिया में अपने लोगों को लेकर आते गए, और जो अभी तक फैला हुआ है, भरा हुआ है, वो किसी भी जगह है। और
ये सिर्फ मीडिया में काम करने वालों के साथ नहीं हुआ, मीडिया संस्थानों के मामले में भी हुआ। और बीजेपी ने चूंकि बहुत व्यवस्थित ढंग से किया, इसलिए उसके मीडिया संस्थान ज्यादा हैं। और कांग्रेस ने जो किया वो हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस का कोई अखबार ही नहीं है। जिस तरह से बीजेपी का लोग खुलकर समर्थन करते हैं, वैसा समर्थन नेशनल हेराल्ड भी नहीं कर पा रहा है, बाकी की तो छोड़िए। और कांग्रेस के पास पांजने जैसा कुछ नहीं। तो ये तो बनाया हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी ने अपने लिए व्यवस्था की और कांग्रेस ने नहीं की। हालत ये थी कि एनडीटीवी सिर्फ 500 करोड़ रुपए के लिए माने कांग्रेस के हाथ से निकल गया, या कहीं निष्पक्ष नहीं रहा, जो भी जैसे भी उसको आप देखिए। अगर 500 करोड़ रुपए का एनडीटीवी को साथ मिल गया होता, सहायता मिल गया होता कांग्रेस की तरफ से, या कांग्रेस ने किसी की तरफ से दिलवा दिया होता, जो अडानी के अलावा किसी और का होता, किसी भी पूंजीपति का हो सकता था, किसी कांग्रेस समर्थित का हो सकता था, तो शायद एनडीटीवी अडानी के पास नहीं जाता। लेकिन कांग्रेस ने ये सब नहीं किया। वो नहीं करती थी इसलिए नहीं किया, या उसको जरूरत नहीं थी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बीजेपी ने ये काम बहुत प्लान ढंग से किया है और सक्सेसफुली किया है, और वो दिखाई दे रहा है। मैंने उसमें हालत ये है कि मैं जब नाम लेकर के बताता हूं कि ये लोग प्लांट किए गए थे और देखो अभी यहां से यहां पहुंच गए और ऐसे पहुंचे, इनको राइज ऐसे मिला, हम सब लोग मीडिया छोड़ के बाहर आ गए और ये टिके हुए हैं वगैरह वगैरह, तो ये बताया जाता है कि मुलायम सिंह ने भी तो पैसे दिए थे। मुलायम सिंह ने पैसे दिए थे, वो वैसे ही लोगों को जो बिकने के लिए तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिकने वाले थे वो नहीं बिकते। लेकिन जो नहीं बिकने वाले थे वो मीडिया में रहे, इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मीडिया को बाकायदा मीडिया वालों ने खराब किया और कांग्रेस ने होने दिया, बीजेपी ने किया। ये दिखाई दे रहा है और अब तो नाम लेके बताया जा सकता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, इस पे कभी और भी बाद में चर्चा हम करेंगे। मीडिया को लेकर के और मीडिया का अभी का जो रोल है उसमें कांग्रेस की भूमिका और बीजेपी की भूमिका, कैसे कांग्रेस अपना मीडिया अभी तक तैयार नहीं कर पाई है, ये एक बड़ा सवाल है तैयार, और इस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, अब शायद आपका माइक ठीक है जी, जल्दी से। देखिए राजीव जी, ये चुनाव जो है नफरत के ऊपर जीता गया है, और राहुल गांधी ने जो कहा कि मोहब्बत की दुकान खुल गई है, निश्चित तौर पे यही है। नफरत हर तरीके की हारी है, इस मीडिया की भी हारी है, कॉर्पोरेट मीडिया की भी। ये सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस कॉर्पोरेट मीडिया की भी हार है, और तीनों में से कोई भी अपनी हार करने को स्वीकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जिस तरीके से वहाँ सांप्रदायिक मुद्दे उठाए गए चुनाव से ठीक 1 महीना पहले, जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण ओबीसी का जो कोटा था, अंदर कोटा था, उसको समाप्त किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया कि नहीं हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार ने जाके कह दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, यानी इसका मतलब साफ था कि वो सीधे सीधे चुनावी रणनीति थी, चुनाव में फायदा लेने के लिए था। लेकिन वो भी नहीं चला, क्योंकि अगर अकेले मुसलमानों के बल पे अगर कांग्रेस की जीत हुई होती कर्नाटक में, तो इतनी भयंकर जीत नहीं होती किसी भी तरीके से। जाहिर सी बात है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांप्रदायिक कार्ड और कोई भी नफरत की राजनीति नहीं चल पाई है। कर्नाटक के लोगों ने नफरत को हराया है। मुझे लगता है कि सारे देश को जो है कर्नाटक से चाहे कुछ और सीख लेने की आवश्यकता है या नहीं है, वो पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है, लेकिन ये सीख लेने की आवश्यकता है कि कर्नाटक ने किस तरीके से नफरत की राजनीति को धता बताई है और नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत हुई है। राजीव जी, मुझे लगता है कि सारे देश को यही एक सबक जो है वो कर्नाटक की कांग्रेस की जीत से लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल, नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत, और ये जीत जो है 136 विधायकों के साथ कर्नाटक चुनाव के बाद रिजल्ट के रूप में आप सब देख रहे हैं। और इस वक्त जब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े वो ये बता रहे हैं कि 1 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, 64 सीटों पर जीत चुकी है, यानी 65 सीटें जो आप देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी 134 सीटें जीत चुकी है, 2 सीटों पर लीड कर रही है, जिसके परिणाम थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाकी तमाम परिणाम जो हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं, यानी कि 65 बीजेपी, 136 कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएगा आपको, 136 कांग्रेस पार्टी, जेडीएस 19 और अदर्स के खाते में 4 सीटें। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अब इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप तमाम साथी हमारे साथ सुबह से जुड़े रहे, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, संजय कुमार सिंह जी, सुनील शुक्ला जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और भी बहुत सारे साथी, श्रवण गर्ग जी हमारे साथ थे इस वक्त, हमारे साथ मीनू जी थी, धनंजय जी सुबह से जुड़े हुए थे।
तो कईयों के नाम डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, ऐसे तमाम साथी जो लगातार जुड़े रहे, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और किसी का नाम छूट गया हो, कई लोग हैं, नाम कईयों के छूट भी जाते हैं, लेकिन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।